हेलो नमस्कार, मैं कैलाशन एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं केसी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज जो है सेकंड क्लास है हमारी एनवायरनमेंट की, पर्यावरण की। कल हमने जो है पहला चैप्टर इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम को हमने समझा, पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र को हमने देखा। वहां से बनने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको हम, जब ये दो चैप्टर आपके बायोडायवर्सिटी जो है कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इन दो टॉपिक्स के लेकर आऊंगा। बायोडायवर्सिटी को मैं दो लेक्चर्स में आपको कराने वाला हूं। एक पहला लेक्चर आज का जो होगा वो थ्योरी लेक्चर होगा। यहां पर हम कंप्लीट जो है ये जैव विविधता की थ्योरी देखेंगे, और दूसरे चैप्टर में जो हम इनिशिएटिव हमने लिए हैं, यानी अपने पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए या जैव विविधता को बनाए रखने के लिए या स्पीशीज रिचनेस को बनाए रखने के लिए जो हमने इंडिया ने या ग्लोबल लेवल पर जो इनिशिएटिव लिए हैं, उसको हम कल देखेंगे। और कल वाले में देखेंगे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क कौन से हैं, यहां पर एनिमल सेंचुरीज कौन कौन सी हैं, और बायोस्फीयर रिजर्व कौन से हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स जो है वो इंडेंजर्ड स्पीशीज को बचाने के लिए हमारी सरकार ने इनिशिएटिव लिए हैं। तो उस के बारे में कल हम यहां पर चर्चा करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है आपका बेसिक बायोडायवर्सिटी की जो है थ्योरी को समझना, और इससे जो है कंक्लूजन आप निकाल सकते हैं। उन कंक्लूजन को आप जो है वो एग्जाम में पुट कर सकते हैं, जिसमें कि आप आंसर जो है अच्छे तरीके से देंगे। ठीक है, होप कि ये चैप्टर जो है आप लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर में इस पर्यावरण सब्जेक्ट का बताऊंगा, क्योंकि यहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आपको मन लगाकर और ध्यान से इस लेक्चर को समझना है। और बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर एक ऐसा द्वंद्व हमारे मन में चल रहा है कि 2018 से हम घर पर बैठे हैं और 2023 आ गया, हमने एग्जाम दिया है, एग्जाम कैंसिल हो गया, अब क्या करें सर, मन नहीं लगता है। बेटा आपको बस एक ही ध्यान रखना है, पेशेंस पेशेंस पेशेंस। अगर पेशेंस आपने खोया तो मान लीजिए कि अगर ये एग्जाम आपके पास जल्दी हो जाएगा तो कहीं ना कहीं उसका डिसएडवांटेज आपको होगा, अगर आपने अपना पेशेंस खोया। तो मैं फिर आपसे कहूंगा कि थोड़ा सा देखो, हालात इस प्रकार से चल रहे हैं आयोग की तरफ से, या इस प्रकार के हालात बन चुके हैं जहां पर बिल्कुल डेफिनेटली एक द्वंद्व जो है दिमाग में रहता है कि बिल्कुल बेफिजूली है ये तैयारी करना। फिर भी मैं ये कहूंगा कि आपको पेशेंस बरकरार रखना है और तैयारी अपनी जारी रखनी है, क्योंकि अगर एग्जाम होता है 15 तारीख को कैलेंडर जारी होता है, उसमें 1 दरोगा की एग्जाम्स की डेट आती है, तो कहीं ना कहीं वो चीज आपको हेल्पफुल देगा अगर आप जो है पढ़ाई में कंटिन्यू हैं। तो मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी जो है तैयारी में लगे रहें और अपना साथ साथ में मेरे साथ साथ नोट्स आप लोग जो है बनाया करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को, बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं इसको कहूंगा, पूरे पर्यावरण का मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां पर हम जो है जो इस पर्यावरण को पढ़ने का मोटिव है वो हमको यहां पर समझ आता है। पर्यावरण को पढ़ने का मोटिव क्या है भाई? हमारा पर्यावरण को पढ़ने का मोटिव है कि हमको अपने पर्यावरण को संरक्षित रखना है, और पर्यावरण में जितने भी हमारी स्पीशीज हैं या जीव जंतु हैं या आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनको किस प्रकार से हमको बचाकर रखना है, ताकि हमारी जो पर्यावरण की रिचनेस है या पर्यावरण की जो समृद्धि है वो बनी रहे। तो वो हम यहां पर समझते हैं, ताकि हमारा जो पर्यावरण के प्रति एक उत्साह है, पर्यावरण के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है, मुझे लगता है कि इस चैप्टर को पढ़कर आपके प्रति जो पर्यावरण की जिम्मेदारी है वो यहां से डेवलप होगी, और कहीं ना कहीं कल के दिन आप अपने लेवल पर पर्यावरण को क्षति या नुकसान पहुंचाने के जो है आप समझेंगे नहीं, या आप जो है बेटरमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट के बारे में आप सोचेंगे। तो मुझे लगता है कि ये एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट तो है ही है, बट ये आपके पर्सनल लेवल पर, और हम कहते हैं कि हमारी सोसाइटी के लेवल पर भी एक इंपॉर्टेंट जो है चैप्टर बन जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको इसको बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, अब रही बात आपके जो है लेक्चर्स की, तो लेक्चर्स जो है आप लोगों को टेलीग्राम पर, केसी क्लासेस के टेलीग्राम पर अपलोड हो रहे हैं। वहां से आप जो है जितनी भी पीडीएफ कॉपीज हैं, हमारे पास जितनी भी पीडीएफ कॉपीज हैं वो केसी क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर जो है
लेक्चर के बाद वो अपलोड हो जाती है, तो वहां से आप जो है इनकी पीडीएफ और पीपीटी वहां से प्राप्त कर सकते हैं और उससे आप जो है नोट्स बना सकते हैं। इस वीडियो को देखकर भी आप जो है नोट्स बना सकते हैं। और अगर कोई आपका कोई भी क्वेरी है तो इस नंबर पर आप जो है हमें कांटेक्ट या व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो है 6398951930। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो हम यहां पर बात कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि देखिए यहां पर अगर इसका संधि विच्छेद करें तो जैव विविधता, और जैव क्या क्या होते हैं भाई, यानी जिनमें जीवन है, जिनमें जीवन है, तो जैव किसको बोलेंगे, जीवन है। जिनमें जीवन है उनकी विविधता, विविधता का मतलब है डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब है कि अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में हम पर्टिकुलर स्पीशीज की बात करते हैं तो उनकी विविधता कितनी है, वहां पर अगर विविधता है तो इसका मतलब है वहां पर बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है। तो इस जैव विविधता का क्या इंपैक्ट जो है हमारे एनवायरमेंट पर होता है उसके बारे में थोड़ा सा यहां पर हम चर्चा करेंगे। तो जैव विविधता का मतलब है अगर जीवन की बात कर रहे हैं तो मनुष्य हैं या आपके प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, आपके बैक्टीरिया है, फंजाई हैं, ये इन सब में क्या है, जीवन है। और इनकी अलग अलग प्रकार की जो है विविधताएं हैं। पूरे अगर हम ग्लोबली बात करें या इंडिया की बात करें तो इनकी स्पीशीज की रिचनेस को हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, या जैव विविधता, यानी जीवों में विविधता जैव विविधता कहलाएगी। यहां पर अगर आप इस डायग्राम को देख पा रहे होंगे तो यहां पर देख लीजिए भाई, अलग अलग देखो, ये अलग अलग स्पीशीज की अलग अलग जो है रिचनेस है। तो स्पीशीज आपकी जो है वो एक्वेटिक स्पीशीज हो सकती है। एक्वेटिक स्पीशीज का मतलब है जलीय जो है आपका इकोसिस्टम हो सकता है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र हो सकता है, आपका स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र हो सकता है, या आपका हम बोल सकते हैं कि एनिमल्स की अगर हम बात करते हैं उनमें जो है आपकी अलग अलग प्रजातियां पाई जा सकती है, या उनमें अलग अलग जो है वो जैव विविधता हो सकती है। तो यहां पर जैव विविधता का मतलब है रिचनेस ऑफ द स्पीशीज, यानी यहां पर जंतुओं, जीव जंतुओं की रिचनेस किसी पर्टिकुलर रीजन में उसकी जैव विविधता को दर्शाता है। जैव विविधता का मतलब है कि विविधता, जीवों में विविधता और समृद्धि। देखो यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, जीवों में विविधता, विविधता के साथ साथ जो है उनमें क्या होना चाहिए, समृद्धि होनी चाहिए। तो यही क्या कहलाता है, यही जो है जैव विविधता कहलाता है। यानी हम बोल सकते हैं कि रिचनेस ऑफ द स्पीशीज। रिचनेस ऑफ द स्पीशीज का मतलब क्या है, रिचनेस ऑफ द स्पीशीज का मतलब है कि वो स्पीशीज, जिस पर्टिकुलर स्पीशीज के बारे में हम जानना चाहते हैं या पर्टिकुलर स्पीशीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसकी जो है उस पर्टिकुलर रीजन में जो है वो रिचनेस हो, उसकी पॉपुलेशन जो है या उसकी कम्युनिटी जो है वो बहुत अधिक हो, तो उसी को क्या बोला जाता है, रिचनेस ऑफ द स्पीशीज। और यही रिचनेस ऑफ द स्पीशीज जो है क्या कहलाती है, बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। अब कल थोड़ा सा मैंने जो है इस इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के बारे में आपको नहीं बताया था, इकोलॉजी और इकोसिस्टम से रिलेटेड। आज हम इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, और कल का जो छोटा पार्ट है आपका इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम का, उसका जो है छूटे हुए पार्ट को भी हम यहां पर कंप्लीट करेंगे। तो इंपॉर्टेंट यहां पर मैं अगर बात करूं, इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट जो है वो पर्यावरण से संबंधित जो जो हुए हैं उनके बारे में, जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो साइंटिस्ट के बारे में यहां पर थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। इकोलॉजी टर्म को देने वाले कौन है, और इकोसिस्टम को टर्म जो है वो उसको प्रतिपादित करने वाले कौन साइंटिस्ट है, और दूसरा हम बायोडाइवर्सिटी को देने वाले और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को जो है क्वाइन करने वाले या उसकी विवेचना करने वाले साइंटिस्ट कौन है, इसके बारे में आपको डायरेक्टली क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैंने ये इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट्स लिखे हैं। इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट्स क्यों हैं भाई ये, हाँ जी, अगर इनकी बात करें इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट्स क्यों रखा मैंने इनको, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है 1 2 3 4 5 5 नोट्स हैं और 5 आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं यहां पर क्या कर लेता हूं, स्टार मार्क कर लेता हूं, क्योंकि ये साइंटिस्ट से आपको बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला है कि अगर हम बात करते हैं, यानी पारिस्थिति का जनक या फादर ऑफ इकोलॉजी किसको कहा जाता था, इकोलॉजी का मतलब है पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है,
तो पारिस्थितिकी का जनक जो है किसको, ईपी ऑडम को कहा जाता है। तो ईपी ऑडम को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है। तो ईपी ऑडम का नाम आपको पता होना चाहिए। दूसरा है कि ये टर्म जो इकोलॉजी है पारिस्थितिकी किसने दिया था, तो सबसे पहले सेकंड टर्म जो है ये किसने गढ़ा था, ये टर्म पारिस्थितिकी टर्म किसने गढ़ा था, तो ये क्वाइन की बात कर रहे हैं, तो ये किसने गढ़ा था, इसका नाम है, इनका नाम है अर्नस्ट हैकेल। तो क्वेश्चन पूछा जाता है विच वन हैज गिवन द नेम इकोलॉजी, इकोलॉजी वर्ड जो है पारिस्थितिकी वर्ड किसने दिया था, तो आंसर आपका क्या होगा, अर्नस्ट हैकेल ने दिया था। तीसरा है आपका इकोसिस्टम, इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र। क्या बोला मैंने, पारिस्थितिकी तंत्र। तो पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो शब्द किसने दिया था, किसने क्वाइन किया था, तो इसका नाम है सर आर्थर जी टेंसली। तो जी टेंसली करके, आर्थर जी टेंसली करके आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इकोसिस्टम टर्म जो है वो किसने दिया था, आर्थर जी टेंसली ने दिया था। इकोलॉजी, इकोलॉजी को वर्ड किसने दिया था, ये आपका अर्नस्ट हैकेल ने दिया था। और फादर ऑफ इकोलॉजी किसको बोला जाता है, ईपी ऑडम को बोला जाता है। क्लियर है, ये 3 पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। अब नेक्स्ट जो आज का चैप्टर आपका है बायोडायवर्सिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, जैव विविधता। तो जैव विविधता जो शब्द है, जैव विविधता, तो जैव विविधता जो शब्द है ये किसने दिया था भाई, ये वाल्टर जी रोसेन ने दिया था। कब दिया था, 1985 में। तो 1985 में जैव विविधता वर्ड जो है सबसे पहले किसने दिया था, ये वाल्टर जी रोसेन ने दिया था। अब दूसरा यहां पर है कि बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो यहां पर जैव विविधता हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट का मतलब है कि वो एरिया जहां पर स्पीसीज जो है वो डेंजर में है, विलुप्त होने वाली है या विलुप्त हो रही है, तो उस जगह को, उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट बोलते हैं। तो बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट जो है ये किसके लिए, ये आपकी जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए है। ये जैव विविधता के संरक्षण के लिए बनाया गया है। क्या है, बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट। इंडिया में कितने बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट हैं उसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट का मतलब है कि ऐसे जगह को चिन्हित करना जिन जगहों में स्पीसीज क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, जहां पर जीवों की विविधता में कमी आ रही है, ऐसे रीजन को हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट बोलते हैं। यानी जीवों के संरक्षण के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट बनाए गए। ऐसे जगह जहां पर जो है अगर फर्दर डेवलपमेंट है, उस फर्दर डेवलपमेंट को रोका जा सकता है। अगर हम इस प्रेजेंट टाइम में जैव विविधता के ह्रास की बात करते हैं, ह्रास का मतलब है कि जो रिचनेस ऑफ दी बायोडायवर्सिटी है वो कैसे कैसे उसमें कमी आ रही है, इसी को हमने क्या बोला, जैव विविधता का ह्रास। तो जैव विविधता का ह्रास जो है वो किस प्रकार से हो रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि हैबिटाइटल लॉस। हैबिटाइटल लॉस का मतलब है कि जो जीवों के घर हैं उनका लॉस हो रहा है। लॉस क्यों हो रहा है, क्योंकि हम डे बाय डे क्या हो रहा है, डे बाय डे हम औद्योगिकीकरण के पीछे आगे जा रहे हैं, साथ में शहरीकरण के आगे जा रहे हैं, डेवलपमेंट के लिए जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि जगह जगह जो है रोड्स बन रही है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। अब वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो है, जो वहां पर जीव हैं, उन जीवों का जो घर है, उन जीवों के घर को हम क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, और उस तोड़कर जो है अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को क्या कर रहे हैं, वहां पर बना रहे हैं, जिसके कारण जो है जैव विविधता में क्या आ रही है, कमी आ रही है। तो जैव विविधता में कमी को संरक्षित करने के लिए बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट बनाए जाते हैं। तो वही बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट की जो सबसे पहले जो है वो बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट का कॉन्सेप्ट जो है वो 1988 में किसने दिया, वो दिया है भाई नॉर्मन मेयर ने। किसने दिया है, ये दिया है नॉर्मन मेयर ने। तो नॉर्मन मेयर को जाना जाता है किसके लिए, ये बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट के लिए। तो इन 5 साइंटिस्टों के नाम आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले फादर ऑफ इकोलॉजी ईपी ऑडम। सेकंड जो है किसने इकोलॉजी टर्म दिया, वो है अर्नस्ट हैकेल। तीसरा है वो इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र किसने दिया है, वो है आपके सर एजी टेंसली। और चौथा है
बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता शब्द किसने प्रतिपादित किया है? वो किया है आपका किसने? वाल्टर जी रोसेन ने। एंड लास्ट आपको जो है बायोडाइवर्सिटी का जो कॉन्सेप्ट है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? वो 1988 में किसने दिया था? नॉर्मन मेयर ने दिया था। और उस समय इन्होंने जो है लगभग जो है वो 20 से 25 जो है वर्ल्ड वाइड जो है 25 हॉटस्पॉट देखे थे और उन 25 हॉटस्पॉट के बारे में इन्होंने डिस्कस किया। और इन्हीं के वजह से 2000 एडिशन में ये रखा गया है कि कौन से रीजन को किस तरीके से हमको हॉटस्पॉट मानना है, तो उसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये 5 टर्म्स जो है आप लोगों को 5 साइंटिस्ट के बारे में और इनकी डिस्कवरी और इनके जो है किस किस टर्म्स को इन्होंने प्रतिपादित किया, ये पॉइंट जो है आप लोगों को पता होना चाहिए। क्लियर है? आई होप जो है ये पॉइंट्स जो है आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे हम बात करेंगे, आगे हम बात करेंगे कि सबसे पहले यहां पर लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी, यानी पारिस्थितिकी के संगठन के जो है स्तर, संगठन के स्तर की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर स्पीशीज को हम कैसे समझते हैं। अगर हम जो है जैव विविधता की बात करते हैं तो जैव विविधता में हम पर्टिकुलर जीव को हम समझेंगे और पर्टिकुलर जीव से लेकर हम जो है अलग अलग जीवों को अगर हम समझते हैं तो उनके क्या क्या स्तर होते हैं, उस स्तर को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम ह्यूमन की बात करते हैं तो ह्यूमन की पर्टिकुलर रीजन में एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन होगी। तो सबसे पहले हम जो है इंडिविजुअल आएंगे। इंडिविजुअल का मतलब है कि हम जो है इंडिविजुअल है। अब इंडिविजुअल के पर्टिकुलर जो है रीजन में क्या होंगी? उनकी पॉपुलेशन होगी। फिर पॉपुलेशन के बाद क्या है? अलग अलग जो है उनकी क्या होंगी? कम्युनिटी। तो क्या हो गया उसमें? अलग अलग कम्युनिटी आ गया। अब अलग अलग कम्युनिटी मिलाकर क्या है? उस रीजन का क्या बनाता है? इकोसिस्टम बनाता है। तो उसके बाद आ गया पारिस्थितिकी तंत्र। और ये जो है आपके 2 प्रकार के पारिस्थितिकी अगर हम बात करते हैं तो ये आपका स्थलीय होगा, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, और हम बोल सकते हैं कि क्या? जलीय पारिस्थितिकी। अगर हम स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र की बात करते हैं तो आपके अलग अलग स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र हो सकते हैं। टुंड्रा वन हो सकते हैं, रेन फॉरेस्ट हो सकते हैं, आर्कटिक हो सकता है, डेजर्ट हो सकता है। तो ये पर्टिकुलर जो आपके पारिस्थितिकी तंत्र हैं, स्थलीय हो या आपके जलीय हो, वो क्या बनाते हैं? वो पर्टिकुलर बायोम बनाते हैं। तो बायोम का मतलब क्या होता है? बायोम का मतलब होता है पर्टिकुलर इकोसिस्टम का जो पार्ट है जिसमें जो है जीवों की विविधता है, वो क्या बनाता है? उसका पार्ट बायोम बनाता है। और नेक्स्ट आपका बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का जीवन मंडल का मतलब है, अगर हम सम करें किसका जीवन मंडल, तो जीवन मंडल के लिए क्या है? एटमॉस्फेयर जरूरी है, लिथोस्फीयर जरूरी है और हाइड्रोस्फीयर। जब ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं तो क्या बनाते? एक पर्टिकुलर जो है स्फीयर बनाते हैं, जिस स्फीयर को क्या बोला जाता है? बायोस्फीयर। जहां पर जीवन जो है आपका क्या है? जीवन जहां पर पॉसिबल होता है वो क्या कहलाता है? वो बायोस्फीयर। देख लीजिए भाई, यहां पर अगर ये डायग्राम देख रहा है तो यहां पर देखो कि ये इंडिविजुअल पॉपुलेशन है, कि ये आपका बारहसिंगा है और यहां पर इनकी इंडिविजुअल है और इनकी जो है पर्टिकुलर पॉपुलेशन है। अब पॉपुलेशन के साथ साथ यहां पर अलग अलग जो है कम्युनिटी है। वहां पर शेर भी है, वहां पर जो है चीता भी है, वहां पर राइनोज भी है, वहां पर ये जो है बारहसिंगा भी है। ठीक है, अब देखें एक जो है ये क्या बनाता है? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में जो है इन स्पीशीज के साथ साथ जो है यहां पर क्या है? पेड़ पौधे भी है और यहां पर बैक्टीरियाज वगैरह भी हैं और यहां पर पूरा कंप्लीट क्या बनाता है? और ये इकोसिस्टम बनाता है। और यहां पर साथ में क्या है? बायोटिक और एबायोटिक सिस्टम। यहां पर दोनों ही चीज हैं आपके कौन से? यहां पर जैविक और अजैविक घटक, जैविक और अजैविक घटक दोनों ही आपके यहां पर आ जाते हैं। किसमें आपके इकोसिस्टम में। और बायोम की अगर हम बात करते हैं तो हमने क्या बोला? बायोम इकोसिस्टम का ही पार्ट है। इकोसिस्टम का अलग अलग प्रकार के इकोसिस्टम होते हैं और अलग अलग प्रकार के अगर इकोसिस्टम की बात करते हैं तो इसलिए में कैसे कौन कौन से होंगे भाई? आपका रेन फॉरेस्ट होंगे, आपके टुंड्रा वन होंगे, आपके सवाना होंगे, ग्रासलैंड होंगे, डेजर्ट होंगे। तो ये क्या है? एक पर्टिकुलर बायोम बनाता है। अगर हम जलीय की बात करते हैं तो जलीय में भी आपके कौन से हो सकते हैं? समुद्री हो सकता है,
समुद्री इकोसिस्टम हो सकता है, या आपका फ्रेश वाटर जो है, ये आपका फ्रेश वाटर क्या हो सकता है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम हो सकता है। तो वो पर्टिकुलर क्या बनाता है, बायोम बनाता है। और बायोम इन सभी को अगर हम कंबाइन करें, इनमें जैविक और अजैविक घटक को उस पर्टिकुलर रीजन में अगर हम कंबाइन करते हैं, तो वो क्या, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर को क्या बनाता है, ये बायोस्फीयर जो है मिलकर हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और जो है लिथोस्फीयर को कंबाइन करके क्या बनता है, वो बायोस्फीयर बनता है। तो ये आपके पर्टिकुलर पारिस्थितिकी स्तर आप लोगों को पता होने चाहिए। क्लियर है? इसको हम यहां पर भी समझ सकते हैं, इस डायग्राम से भी हम यहां से समझ सकते हैं। यहां पर देख रहे हैं भाई कि अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, अगर हम यहां पर बात कर रहे हैं किसकी, यहां पर देख लीजिए इंडिविजुअल है, देखो ये फ्रॉग की इंडिविजुअल है, उस पर्टिकुलर रीजन में उनकी पर्टिकुलर पॉपुलेशन है। कम्युनिटीज यहां पर देख लिया अलग अलग, यहां पर फ्रॉग है, यहां पर जो है आपके क्या कीड़े हैं, यहां पर प्लांट्स हैं, तो ये क्या बन गई, पर्टिकुलर कम्युनिटी बन गई। अलग अलग स्पीसीज को अगर हम कंबाइन करते हैं तो क्या बनती है, कम्युनिटी। और ये इकोसिस्टम, यहां पर इकोसिस्टम में आपका जल भी आ गया, आपका एयर भी आ गया, आपका टेम्परेचर भी आ गया, आपके जीव भी आ गए, तो ये मिलाकर क्या बनाता है, इकोसिस्टम। और यही इकोसिस्टम का पार्ट आपका क्या होता है, बायोम। और ये देखो यहां पर क्या है, बायोस्फीयर, जिसमें कि जो है हम हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और जो है हम किसकी बात करते हैं, यहां पर जो आपका एटमॉस्फेयर है वो कंप्लीट मिलाकर क्या बना जाएगा, बायोस्फीयर बनाएगा। और यहां पर बायोस्फीयर की अगर हम बात करते हैं तो बायोस्फीयर क्या होता है भाई, यहां पर देख लीजिए कि सम ऑफ एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर, ये कंप्लीट बायोस्फीयर बनाता है, जहां पर क्या है, जीवन पॉसिबल होता है। यहां पर जो है ये जीवन पॉसिबल होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है बायोस्फीयर। क्लियर है? तो बायोस्फीयर का सम ऑफ एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। एटमॉस्फेयर का मतलब है जहां पर एयर मौजूद होती है, जहां पर वाटर मौजूद होता है, जहां पर लैंड है। तो ये लैंड, एयर प्लस वाटर जब आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं तो क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर, जहां पर जीवन जो है संभव है। और जीवन की मूलभूत इकाई वाटर, एयर जो है यहां पर इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर बोला जाता है। क्लियर है? तो ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर है भाई? ये पॉइंट जो है आप लोगों को ध्यान रखना है। अब यहां पर हम जो है किसकी बात कर रहे हैं, यहां पर हम बायोम की बात करते हैं, बायोम की बात कर रहे हैं या डिफरेंट इकोसिस्टम की बात करते हैं। तो इकोसिस्टम का एक ये पिरामिड आपका बनाया है, तो इस डायरेक्शन में हम जो है ये तापमान को देख रहे हैं। इस डायरेक्शन में तापमान, टेम्परेचर क्या हो रहा है भाई, टेम्परेचर इस डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा है। और इस डायरेक्शन में जो है वाटर कंटेंट जो है, मॉइस्चर क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में मॉइस्चर डिक्रीज हो रहा है। अगर हम इससे देखो यहां पर वेट है और यहां पर ड्राई। वेट का मतलब है यहां पर ये गीला है और इधर जो है ये क्या है, सूखा है। जब हम गीले से सूखे की तरफ जाएंगे तो देखिए यहां पर जो है इकोसिस्टम भी आपके क्या होते जाएंगे, चेंज होते जाएंगे। अगर वेट है यानी जहां पर पानी की मात्रा अधिकतम है तो वहां पर आपके रेन फॉरेस्ट होंगे, घने जंगल होंगे। और अगर जो है धीरे धीरे मॉइस्चर कम होते हैं तो सवाना के जंगल होंगे। फिर जैसे जैसे मॉइस्चर ड्राई हो जाता है तो वो लैंड किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो जो है डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और ऐसे जहां पर हॉट क्लाइमेट होगा तो ऐसे रीजन को क्या बोला जाता है, ट्रॉपिकल रीजन बोला जाता है। अब थोड़ा सा हम ऊपर जाएंगे यानी टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो जब टेम्परेचर बढ़ना, इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, टेम्परेचर घट रहा है। जब टेम्परेचर घटेगा और इस डायरेक्शन हम जाएंगे तो यहां पर देख लीजिए भाई टेम्परेट फॉरेस्ट हो गए। और अगर जो है मॉइस्चर और कम होंगे तो टेम्परेट यहां पर क्या बन जाएंगे, ग्रासलैंड। और टेम्परेचर और वहां पर मॉइस्चर कम होगा तो क्या बन जाएगा, डेजर्ट। तो यानी ये कौन सा रीजन है, यहां पर ये टेम्परेट रीजन है। जहां पर ट्रॉपिकल रीजन से क्या हो जाएगा, टेम्परेचर या ताप कम होगा तो उस रीजन को क्या बोला जाएगा, टेम्परेट रीजन बोला जाएगा। अगर देखिए कि और टेम्परेचर कम होता है तो टैगा 1 प्राप्त होते हैं। तो टैगा 1 में जो है आपका ये सब आर्कटिक जो है इसको रीजन बोला जाता है। सब आर्कटिक रीजन में टैगा 1 पाया जाता है। और अगर टेम्परेचर बहुत कोल्ड है तो वहां पर क्या पाया जाता है, टुंड्रा पाया जाता है। इसको क्या बोला जाता है, आर्कटिक रीजन बोला जाता है। तो यहां से क्वेश्चन आपका बन सकता है कि मिनिमम टेम्परेचर पर जो है किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो कैसे आपके टुंड्रा,
ठीक है, जहां पर जो है हॉट क्लाइमेट है और टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और वेट कंडीशन है, तो किस प्रकार का रीजन होता है, उसको हम ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। और मीडियम जो है आपका कौन सा, टेम्परेट एंड सब आर्कटिक होता है। तो इस प्रकार टेम्परेचर और मॉइस्चर चेंज होने से, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर चेंज होने से जो है वो हमारे इकोसिस्टम में भी क्या आता है, बदलाव होता है। और इस प्रकार से आपके अलग अलग इकोसिस्टम आपके डेवलप होते हैं। आई होप ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। क्लियर है भाई? आप लोगों को देखो लेक्चर जो है आपको थोरोली पढ़ना है, इसलिए मैं कोई बात बीच में नहीं करूंगा और ना ही आपके ऐसे कोई कमेंट्स यहां पर लूंगा या जो है, और इस वजह से कि क्योंकि डिस्टर्ब क्लास बीच में होती है, इसलिए मैं कंप्लीट लेक्चर जो है एक ही फ्लो में लेकर चलता हूं ताकि आप लोगों को कोई डिस्टरबेंस ना हो। और अगर आपकी कोई पर्सनल जो है वो समस्या होती है, कोई डाउट होता है, तो आप लोग जो है मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हैं। नंबर मैंने पहले ही दे दिया है, ठीक है, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे कि किस प्रकार जो है टेम्परेचर और जो है जल का स्तर जो है पर्टिकुलर रीजन में चेंज होने से, बदलने से किस प्रकार के जो है इकोसिस्टम में बदलाव आता है। ठीक है, तो ये जो है आपके वेरियस जो है ये स्तर है, किसके, इकोलॉजी के स्तर है या इकोसिस्टम के आपके स्तर है। सबसे पहले पर इंडिविजुअल, फिर इंडिविजुअल के नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पॉपुलेशन बनाते हैं, पॉपुलेशन, और फिर पर्टिकुलर रीजन में जो है अलग अलग पॉपुलेशन की कम्युनिटी को हम क्या बोलते, अलग अलग स्पीसीज की पॉपुलेशन को कम्युनिटी बोला जाता है। और फिर जो है वो पर्टिकुलर, अगर हम उस रीजन की बात करते हैं तो उसके जैविक और अजैविक घटक क्या होते हैं। इकोसिस्टम का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर रीजन में सम ऑफ जैविक एंड अजैविक घटक। तो यहां पर क्या बोला मैंने, जैविक और अजैविक घटक को। तो जैविक एंड आपके कौन से, अजैविक घटक को क्या बोला जाता है, उस पर्टिकुलर रीजन का इकोसिस्टम बोला जाता है। और बायोस्फीयर में जो है उस पर्टिकुलर रीजन की अगर हम बात करते हैं, अगर वो एयर, वाटर एंड जो है लैंड को कनेक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, एक बायोस्फीयर बनाता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। क्लियर है भाई? तो ये पॉइंट्स जो है आप लोगों को क्लियर होने चाहिए। अब यहां पर देख लीजिए भाई कि जो चीजें मैंने आपको बताई थी, थोड़ा सा इसको हम किसमें, इसको हम जो है डेफिनेशन के फॉर्म में पढ़ लेते हैं। अभी तक तो आपने लेक्चर के फॉर्म में इसको देखा था, अब इसको जो मैंने बताया है उसको इन पॉइंट से आप जो है कनेक्ट करेंगे ताकि आपका जो है कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छे से बिल्ड हो। तो यहां पर द टर्म डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी वाज कॉइन्ड बाय द वाल्टर जी रोसेन इन 1985। क्लियर है? तो किसने 1985 में जो है वो टर्म दिया था, किसने, वाल्टर जी रोसेन ने। ये पॉइंट आपको मैं ऑलरेडी बता चुका है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? क्या होता है द रिचनेस इन वैरायटी एंड द वेरिएबिलिटी। देखो वैरायटी की बात कर रहे हैं, वैरायटी का मतलब होता है विविधता, वैरायटी का मतलब क्या होता है, विविधता, और वेरिएबिलिटी का मतलब होती है समृद्धि। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है समृद्धि। तो किसी भी अगर हम जो है जीव की बात करते हैं, उसकी विविधता और समृद्धि ही क्या कहलाती है, उसकी विविधता और समृद्धि ही जैव विविधता कहलाती है। ऑफ ए स्पीसीज ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ गिवन हैबिटाट। हैबिटाट का मतलब होता है आपका घर, यानी जहां पर हम बात कर रहे हैं, जिस रीजन की हम बात कर रहे हैं, जिस प्लेस की हम बात कर रहे हैं, जिस पर्टिकुलर प्लेस की हम बात कर रहे हैं, तो वो उनका क्या होता है, घर होता है। जैसे हमको रहने के लिए पर्टिकुलर घर की जरूरत होती है, इसी प्रकार हर जीव को रहने के लिए घर की हैबिटाट की जरूरत होती है। तो उसके हैबिटाट में कितनी उनकी जनसंख्या है और कितनी उनकी समृद्धि है, वही क्या कहलाता है, उनकी जैव विविधता कहलाता है। इट इज द वेरिएबिलिटी। देखो यहां पर किसी दिए गए आवास में सभी जीवित जीवों की प्रजातियों की विविधता और विविधता में समृद्धि। देखो दो टर्म है यहां पर, इसको वैरायटी एंड इसको क्या बोला जाता है, ये वेरिएबिलिटी ऑफ द स्पीसीज, विविधता में समृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है। क्लियर है? इट इज द वेरिएबिलिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ऑल सोर्स इंक्लूडिंग। अब देखो जब हमने बात करी है कि डिफरेंट इकोसिस्टम की बात करिए, तो उन इकोसिस्टम में उनकी समृद्धि की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या कहलाता है, जैव विविधता। और इकोसिस्टम में हमने कौन से, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, यानी ये क्या है आपका स्थलीय पारिस्थितिकी है। मैराइन इकोसिस्टम यानी ये समुद्री हो गया, एंड अदर एक्वेटिक, यानी एक्वेटिक का मतलब होता है आपका जलीय
जलीय पारिस्थितिकी। तो जलीय पारिस्थितिकी की बात करें, स्थलीय पारिस्थितिकी की बात करें, तो सभी में जो समृद्धि है उसी को क्या बोला जाता है, उसी को जैव विविधता बोला जाता है। और ये जो है ये डेफिनेशन आपके जो है 1992 में ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कन्वेंशन हुआ था। तो क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कन्वेंशन कब हेल्ड हुआ, तो कब, 1992 में। इसके बारे में और जितने भी कन्वेंशंस हैं उसको हम कन्वेंशंस का जो टॉपिक आपका आएगा उसमें यहां पर हम कवर करेंगे। क्लियर है? तो यहां से आपको बेसिक डेफिनेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी या हम बोल सकते हैं कि जैव विविधता की जो है थोड़ी सी जानकारी या इंफॉर्मेशन आपको यहां पर डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। क्लियर है? अब देखें कि अगर हम पूरे पृथ्वी की बात करते हैं तो पूरे पृथ्वी की जैव विविधता की अगर हम बात करते हैं तो पृथ्वी की जैव विविधता की अगर हम बात करेंगे तो सबसे क्वेश्चन यहां से भी पूछा जाता है कि स्पीसीज, नंबर ऑफ स्पीसीज से तो नहीं पूछा जाएगा, तो आपसे पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा जैव विविधता किन जीवों की है। तो यहां पर देख लीजिए भाई कि सबसे ज्यादा जो है ये इंसेक्ट्स हैं। कितने हैं भाई इंसेक्ट्स? यहां पर देख रहे होंगे कि इंसेक्ट्स की प्रजाति पूरे वर्ल्ड में लगभग वो कितना है, 9 लाख प्रजातियां हैं। ये स्पीसीज हैं, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ये आपका क्या है, 9 लाख इसमें जो है आपके इंसेक्ट्स की प्रजातियां हैं। अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो 2,40,000। तो यहां पर सेकंड नंबर पर आते हैं आपके 2,80,000 के साथ कौन, ये आपके जंतु आ जाते हैं। यहां पर जंतु आ जाते हैं और ये 2,40,000 पर ये क्या आ जाते हैं, ये आपके पादप आ जाते हैं। और ये क्या है आपके कीट। कीटों की सबसे ज्यादा प्रजातियां हैं, वो कितनी, 9 लाख प्रजातियां हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से यहां पर पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है निम्नलिखित में विश्व में किसकी प्रजातियां सबसे अधिक है, और 4 ऑप्शन आपको पूछा जाएगा। या क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से आपको ऑर्डर में जो है इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है इनकी प्रजातियों का जो विश्व भर में ये मौजूद है। तो सबसे पहले पर कौन से आते हैं, कीट की कितने, 9 लाख प्रजातियां। अगर हम दूसरे पर आ जाते हैं तो जंतुओं की कितनी, 2,80,000 प्रजातियां। फिर तीसरे नंबर पर आ जाते हैं पादप, तो पादप की कितनी प्रजातियां हैं, पादप की 2,40,000 प्रजातियां हैं। अगर उसके बाद आ जाते हैं तो उसके बाद जो है कौन है, कवक। कवक होते हैं कितने प्रजातियां, 63,665। उसके बाद जो है आपका प्रोटिस्ट आते हैं कितने, 55,000। उसके बाद जो है आपके आर्किया आते हैं जो कि कितने हजार, 5,000। बैक्टीरिया आर्किया जो है ये आपके किस में आ जाएंगे, ये आपके कंप्लीट आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आप जो है ऑर्डर लिखें इनका, तो ऑर्डर क्या क्या हो जाएगा भाई, ऑर्डर जो है सबसे पहले कौन से हो जाएंगे, सबसे पहले स्थान पर कौन आ जाएंगे, जिनकी विविधताएं सबसे अधिक है, कीट। तो दूसरे नंबर पर क्या आ जाएंगे, दूसरे नंबर पर आ जाएंगे आपके जंतु। तीसरे नंबर पर कौन आ जाएंगे, तीसरे नंबर पर आ जाएंगे आपके पादप। और चौथे नंबर पर कौन से आ जाएंगे, आपके कवक। तो ये 4 जो है आप लोगों को आपको ध्यान रखना है, इन 4 का ऑर्डर आपको ध्यान रखना है। इनकी कितनी, इनकी 9 लाख प्रजातियां, इनकी कितनी, इनकी जो है 2,80,000, और इनकी कितनी, 2,40,000, और कवक की कितनी, 63,665। तो ये पॉइंट जो है आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार जो है जैव की विविधता है हमारे पूरे ब्रह्मांड की या पृथ्वी की अगर हम बात करें। क्लियर है? तो ये पॉइंट जो है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो यहां से भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट यहां पर बात करेंगे। अगर ये समझ आ रहा है आप लोगों को, वीडियो को आप जो है शेयर जरूर करते जाएं भाई, शेयर जरूर करते जाना आपको वीडियो को। आप लोग जो है बिल्कुल भी शेयर नहीं करते हैं, और आप तो कहते हैं कि सर लेक्चर लाइए, लेक्चर लाता हूं तो आप लोग जो है लाइव आते नहीं हो। अब जब एमसीक्यू कराता हूं तो एमसीक्यू में आप जो है बहुत सारे लाइव रह जाते हैं। तो ऐसा क्यों है कि आप जो है लेक्चर को नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि यही लेक्चर से ही आपके एमसीक्यूज बनेंगे। ठीक है? तो आप जहां तक आप जब तक आपके पास अच्छे कॉन्सेप्ट नहीं होंगे तब तक जो है आप एमसीक्यू को नहीं देख सकते। और एमसीक्यू को अगर देख रहे हैं तो इसका मतलब है आप थोड़ा सा रट्टाफिकेशन की तरफ जा रहे हैं। तो उस रट्टाफिकेशन की तरफ आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। तो वीडियो को आप लोग शेयर जरूर करते जाएं भाई। ठीक है? चलिए नेक्स्ट यहां पर हम बात करते हैं कि अगर हम यहां पर लेवल्स की बात करते हैं, स्तर की बात करते हैं, तो बायोडाइवर्सिटी के कितने स्तर हैं, बायोडाइवर्सिटी के कितने स्तर हैं, 3 स्तर होते हैं। ठीक है? अगर हम यहां पर हायरार्किक की बात करते हैं, यानी यहां पर पदानुक्रम की बात करते हैं, तो पदानुक्रम की बात करते हैं तो कितने लेवल होते हैं, कितने स्तर होते हैं, 3 स्तर होते हैं।
कौन से? एक आपकी जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है, दूसरा आपका स्पीशीज डाइवर्सिटी, और यहां पर तीसरा आपका कौन सा? कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। अभी आपने समझ लिया इंडिविजुअल, आपने समझ लिया पॉपुलेशन, आपने समझ लिया जो है कम्युनिटी, आपने समझ लिया इकोसिस्टम को आपने समझ लिया। ये क्या है? ये जो है आपका इकोलॉजी के स्तर है। तो उन इकोलॉजी के स्तर के बेसिस पर जो है वो डाइवर्सिटी भी आपकी क्या होती है? उनके स्तर भी होते हैं। तो अगर हम पर्टिकुलर स्पीशीज की बात करते हैं, पर्टिकुलर ह्यूमन की बात करते हैं, पर्टिकुलर जो है जीव की बात करते हैं, तो पर्टिकुलर जीव में जेनेटिक जो है आनुवांशिक विविधता होने के कारण क्या है? उनमें विविधता होती है। तो यानी यहां पर जब हम आनुवांशिक विविधता की बात करते हैं तो ये हम पर्टिकुलर विद इन द स्पीशीज की बात करते हैं। विद इन द स्पीशीज का मतलब है यानी प्रजातियों के भीतर जो है जीन में विभिन्नता के कारण होता है। तो यानी जेनेटिक डाइवर्सिटी प्रजातियों के भीतर जीन में भिन्नता के कारण होता है। और जीन का प्रमुख कारण क्या होता है भाई? ये क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर यानी एलील या गुणसूत्र संरचना होती है, या इसी के कारण जो है जेनेटिक वेरिएशन होता है। अगर आपने जो है सेल बायोलॉजी आपने पढ़ी है या साइटोलॉजी आपने पढ़ी है, तो वहां पर आपने जो है बेसिक जो है, अगर हम यूनिट ऑफ लाइफ की बात करते हैं तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कौन सी होती है? सेल होती है, या हम जिनको क्या बोलते हैं? कोशिका होती है। और कोशिका का अगर आप जो है संरचना देखते हैं तो कोशिका की संरचना में सेंटर पर क्या बना होता है? उसमें न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में उसकी कौन सी जानकारी? आनुवांशिक जानकारी जो है वो क्रोमोसोम के फॉर्म में जो है प्रेजेंट होती है। तो वही जो है जीन क्या करता है? डिसाइड करता है। कौन? ये एलील और गुणसूत्र संरचना जो है जीन को डिसाइड करता है, और वही जो है वो प्रजातियों में क्या होती है? भिन्नता होती है। क्लियर है? तो प्रजातियों में भिन्नता, तो ये आपका क्या है? जेनेटिक या आनुवांशिक विविधता कहलाती है। दूसरे अगर हम स्पीशीज की बात करते हैं तो यानी स्पीशीज का मतलब है स्पीशीज, अगर हम पर्टिकुलर यहां पर बात कर रहे हैं, हम पर्टिकुलर घर की बात कर रहे हैं, तो घर में जो भिन्नता होगी वो किसकी वजह से भिन्नता होगी भाई? हाँ जी, वो जो है भाई भाइयों में जो भिन्नता होगी वो किसके कारण? जीन के कारण भिन्नता होगी। अगर हम उसी घर के, अगर हम पूरे मोहल्ले की बात करें तो पूरे मोहल्ला का मतलब है कि हम पर्टिकुलर स्पीशीज की बात कर रहे हैं, तो मोहल्ला का मतलब है एक पर्टिकुलर रीजन की बात करते हैं। तो देखो, घर घर में भिन्नता जीन के कारण, और जो है रीजन में भिन्नता होगी यानी उस पर्टिकुलर मोहल्ले में अलग अलग जो मनुष्य हैं उन मनुष्यों के जो भी जो है आपके क्या है नक्षत्र हम बोल सकते हैं, या जो जिस प्रकार से वो दिखते हैं, जिस प्रकार से उनकी कदकाठी होती है, उनमें भी जो विभिन्नता होगी वो क्या है? उसको हम क्या बोलेंगे? वो किसमें? पर्टिकुलर रीजन में। और किसी पर्टिकुलर रीजन में हम किसी पर्टिकुलर क्षेत्र के भीतर की भिन्नता देखते हैं, तो किसी क्षेत्र के भीतर जो भिन्नता होती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रजातीय विविधता बोलते हैं। तो प्रजातियों में विभिन्नता है, तो प्रजाति का मतलब है पर्टिकुलर रीजन में क्या है? जीवों में विभिन्नता होगी, उसको प्रजातीय विभिन्नता बोलेंगे। अगर यहां पर देखो कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम, अब यहां पर क्या बोला हमने? अब हमने मोहल्ले की बात करी, अब हम उस पर्टिकुलर जिले की बात कर रहे हैं, तो अलग उस जिले में अलग अलग कम्युनिटी होगी, और अलग अलग कम्युनिटी का मतलब है, और एक कम्युनिटी का पर्टिकुलर क्या बना रही होगी? इकोसिस्टम बना रही होगी। तो उस इकोसिस्टम में जो विभिन्नता पाई जाती है, प्रजातियों में विभिन्नता पाई जाती है, अलग अलग प्रकार के जो है वहां पर क्या पाए जाएंगे? अलग, यहां पर जो है वो काली मुर्गियां हो रही है, तो किसी पर्टिकुलर रीजन में जो है वो सफेद मुर्गियां होती है। अब मुर्गियों की भी जो है प्रजातियों में क्या है? विभिन्नता है। तो यानी ये पर्टिकुलर आपकी क्या है? इकोसिस्टम डाइवर्सिटी कहलाती है। क्लियर है? समुदाय और पारिस्थितिकी तंत्र विविधता इसको बोला जाता है। तो ये किसमें? किसी पर्टिकुलर समुदाय और पारिस्थितिकी में जो भिन्नता होती है, जो भिन्नता, यहां पर हम किसकी बात करते हैं? जो भिन्नता होगी उसी को क्या बोला जाता है? उसी को कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी कहलाता है। क्लियर है? तो तीन आपकी क्या है इंपॉर्टेंट यहां पर ये पद क्रमानुसार अगर हम बात करते हैं तो ये किसके स्तर होते हैं? जैव विविधता के स्तर होते हैं। क्लियर है? तो ये तीनों आप लोगों को पता होने चाहिए। अब देखिए भाई, जेनेटिक विभिन्नता की बात अगर हम कर रहे हैं तो यहां पर डायग्राम में देख लीजिए। अगर ये डायग्राम आपको दिख रहा है तो यहां पर ह्यूमंस में जो है जेनेटिक डिफरेंस के कारण जो है इनमें वैरायटीज होती है। आप देखेंगे कि पर्टिकुलर रीजन में अगर हम यहां पर देखें कि उत्तराखंड के जो लोग हैं वो किस प्रकार के होते हैं, और अगर हम जो है
पर्टिकुलर सेंट्रल इंडिया की बात करते हैं, हरियाणा की बात करते हैं, तो सभी में क्या है, विभिन्नता है। और वो विभिन्नता किसकी वजह से, उनके जेनेटिक जो है, जेनेटिक संरचना की वजह से, जीन की संरचना की वजह से। और जीन की संरचना किस पर आधारित है, ये आपके गुणसूत्र पर आधारित है। गुणसूत्र जो कि क्या है, आनुवांशिक होती है, तो ये वंशानुगत चलता जाता है। तो ये गुणसूत्र जो है, ये आपके क्या है, हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को एक स्तर से, यानी अगर हम एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की बात करते हैं तो एक स्तर से दूसरे स्तर लेकर जाती है, तो इसको क्या बोला जाता है, गुणसूत्र बोला जाता है। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि अलग अलग जो है वैरायटीज ऑफ पीपुल है, और वो पूरे वर्ल्ड में अलग अलग वैरायटीज ऑफ पीपुल पाए जाते हैं। कहीं पर जो है लोग काले हैं, कहीं पर गोरे हैं, कहीं पर सांवले हैं। तो ये क्या है, जेनेटिक जो है, ये वेरिएशन के कारण जो है ये डाइवर्सिटी होती है। और यहां पर देखो डाइवर्सिटी फाउंड इन चिकन, तो यहां पर चिकन में देखो कि यहां पर जो है, देखो ये एक चिकन आपकी जो है किस प्रकार कंप्लीटली सफेद है, एक आपकी थोड़ी सी ब्राउन है, ये आपकी काली है, थोड़ी ब्राउन हो गया। तो यहां पर देखो इनके जीन में भी वेरिएशन होने के कारण इनमें भी भिन्नता होती है। और अगर आप जो है मूंगफली की बात करते हैं, तो मूंगफली के वेरिएशन, मूंगफली की जो है जीन्स में भी क्या होती है, भिन्नता होने के कारण जो है वो अलग अलग प्रकार की क्या होती है, भिन्नता होती है। और ये किसके कारण, ये देखो यहां पर क्या बनाया गया है, ये जो है आपका थ्रेडेड स्ट्रक्चर बनाया है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है गुणसूत्र। तो ये किसके कारण, गुणसूत्र के कारण होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जेनेटिक वेरिएशन जो है बायोडाइवर्सिटी में, या जेनेटिक डाइवर्सिटी किसके कारण होती है, वो गुणसूत्र के कारण होती है। क्लियर है। तो यानी गुणसूत्र जो है उस पर्टिकुलर जीव का क्या है, जीन को डिसाइड करता है। तो ये जीन के कारण जो डाइवर्सिटी होगी उसको हम जेनेटिक डाइवर्सिटी बोलेंगे। क्लियर है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान होना चाहिए। अगर हमने क्या बोला, हमने स्पीसीज जो है, जो डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी हमने बोला, तो प्रजातीय डाइवर्सिटी का मतलब है कि यहां पर देखो फूलों की अलग अलग क्या हो रही है, प्रजातियां पाई जा रही है। तो ये क्या है, प्रजातियों में भिन्नता है। ठीक है, ये क्या है, प्रजातियों में भिन्नता है। तो प्रजातियों में भिन्नता को हम क्या बोलते हैं, स्पीसीज डाइवर्सिटी बोलते हैं। क्लियर है। और यहां पर देखो कि ये आपके जीन्स, जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है वो सबसे अधिक होती है, फिर स्पीसीज के कारण, फिर आपके क्या है, इकोसिस्टम। तो ये क्या है, ये बायोडाइवर्सिटी का एक हमने पिरामिड बनाया है, जिसमें कि आपका जेनेटिक डाइवर्सिटी सबसे अधिक होती है, फिर जो है किसके कारण, स्पीसीज के कारण, फिर जो है आपके किसके कारण, ये इकोसिस्टम या कम्युनिटी या समुदाय के कारण जो है वो डाइवर्सिटी होती है। तो वो किसके कारण, सबसे कम जो है इकोसिस्टम के कारण होती है। तो यहां पर तीन हायरार्किकली जो है आपने, या पदानुसार आपने जो है वो डाइवर्सिटी को समझा, जेनेटिक, और दूसरा आपका क्या है, कम्युनिटी, एंड तीसरा आपका जो है, सेकंड आपका स्पीसीज, एंड तीसरा आपका जो है कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो ये तीन आपके जो है इंपॉर्टेंट डाइवर्सिटीज है, इनसे क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है भाई। चलिए अब यहां पर हम बात करते हैं कि जो कम्युनिटी डाइवर्सिटी है कौन से नंबर की भाई, हमने जो तीसरे नंबर की कम्युनिटी या इकोसिस्टम डाइवर्सिटी अगर हमने बात करी। कम्युनिटी का मतलब क्या है भाई, पर्टिकुलर कम्युनिटी की बात करते हैं। कम्युनिटी या हम किसकी बात कर रहे हैं, यहां पर हम जो है पर्टिकुलर इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र की बात कर रहे हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की बात कर रहे हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब है कि उस पर्टिकुलर रीजन में जितने भी जीव मौजूद हैं, और वो जो है, और वो उनके फिजिकल एनवायरनमेंट से घिरे हैं, तो वो उस पर्टिकुलर रीजन का क्या बताया जाता है, उसका पारिस्थितिकी तंत्र बोला जाता है, इकोसिस्टम बोला जाता है। यहां पर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी जो है वो तीन आपके क्या है, पर्सपेक्टिव है, या तीन प्रकार की आप बोल सकते हैं। तो देखें भाई कैसे इनको क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको कैसे टैकल करना है, पहले मैं यहां पर आपको जो थोड़ा सा इसकी इंफॉर्मेशन दे दूंगा, तब आप जो है आपके दिमाग में एक जो है पर्टिकुलर बिल्ड बन जाएगा कि किस प्रकार से आपको, अगर अल्फा डाइवर्सिटी आ गया, अब अगर आपका बीटा डाइवर्सिटी आ गया या गामा डाइवर्सिटी, तो इनको कैसे आपको ध्यान देना है और इनकी डेफिनेशन को कैसे आपको टैकल करना है। जब हम अल्फा डाइवर्सिटी की बात करते हैं, तो अल्फा डाइवर्सिटी का मतलब है कहां पर, हम कम्युनिटी में। अगर पर्टिकुलर कम्युनिटी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर अल्फा डाइवर्सिटी का मतलब है कि पर्टिकुलर स्पीसीज के जब हम क्या करेंगे, इनके नंबर जो है हम क्या करेंगे, यहां पर नंबर जो है इनके काउंट करेंगे, तो हमको यहां से इनकी रिचनेस का पता लगेगा।
क्या बोला मैंने कि अगर पर्टिकुलर रीजन में अगर हम जो है हम पर्टिकुलर इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं और इकोसिस्टम में हमको नंबर ऑफ टाइगर्स जो है टाइगर की डाइवर्सिटी को देखना है, टाइगर्स की रिचनेस को देखना है, तो हम क्या करेंगे, हम पर्टिकुलर रीजन में टाइगर्स के नंबर को काउंट करेंगे। जहां पर नंबर को काउंट किया जाता है पर्टिकुलर कम्युनिटी में, तो वो उसकी क्या बताती है, वो उसकी अल्फा डाइवर्सिटी को बताता है। तो यहां पर क्या इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ स्पीसीज इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब आपको ध्यान रखना, बीटा डाइवर्सिटी, जब हम बीटा डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो यहां पर पर्टिकुलर दो कम्युनिटी की बात करेंगे। यहां पर सिंगल कम्युनिटी में हमने क्या किया, नंबर ऑफ स्पीसीज को काउंट किया और उस नंबर ऑफ स्पीसीज को काउंट करने पर उस जगह उस पर्टिकुलर स्पीसीज की रिचनेस को वो डिसाइड कर रहा है, तो उसको क्या बोला जाएगा, उस कम्युनिटी की अल्फा डाइवर्सिटी कहलाएगी। अब हमने दो कम्युनिटी ले लिया भाई, ठीक है, दो कम्युनिटी ले ली, एक कम्युनिटी ये है और दूसरी कम्युनिटी यहां पर है। अब यहां पर दो कम्युनिटी में हमने क्या बोला, यहां पर भी हम टाइगर देख रहे हैं, यहां पर भी हम टाइगर देख रहे हैं। तो इन कम्युनिटी में जो है अगर हम कंपेयर करेंगे, टाइगर का कंपैरिजन करेंगे, तो हमको पता लग जाएगा कि कौन सी कम्युनिटी में वो टाइगर की मात्रा ज्यादा है। तो जहां पर कंपैरिजन की बात आ जाती है, दो पर्टिकुलर कम्युनिटी में जब हम कंपैरिजन करते हैं तो वो पर्टिकुलर क्या बनाती है, उनका बीटा डाइवर्सिटी बनाती है। अगर हम गामा डाइवर्सिटी की बात करते हैं, तो अगर हम पूरा ये क्या है, ये अलग अलग कम्युनिटी है, तो ये अलग अलग कम्युनिटी क्या बना रही है, एक पर्टिकुलर रीजन बना रही है। तो इस रीजन में स्पीसीज की क्या है, अब अगर हम टाइगर की बात करते हैं तो टाइगर की कितनी यहां पर प्रजातियां हैं, तो टोटल प्रजातियां अगर हम यहां पर निकाल रहे हैं, तो यानी यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, हम पर्टिकुलर जो है रीजन की बात कर रहे हैं। तो यहां पर पर्टिकुलर रीजन में कितने जो है वो स्पीसीज रिचनेस है, तो वो क्या कहलाती है, उस कम्युनिटी की क्या बोला जाता है, उसको गामा डाइवर्सिटी बोला जाता है। तो अल्फा डाइवर्सिटी का मतलब है कि पर्टिकुलर कम्युनिटी में नंबर ऑफ स्पीसीज। बीटा डाइवर्सिटी का मतलब होता है कंपैरिजन बिटवीन टू कम्युनिटीज, और जो है गामा डाइवर्सिटी उस पर्टिकुलर रीजन में जो है वो स्पीसीज, टोटल स्पीसीज रिचनेस को क्या बताता है, टोटल बोला मैंने यहां पर, तो यहां पर हमने क्या बोला, टोटल सम ऑफ स्पीसीज, कितनी सम ऑफ स्पीसीज यहां पर है, वो क्या कहलाता है, गामा डाइवर्सिटी। तो यहां पर देखो, यहां पर नंबर इंपॉर्टेंट है, यहां पर जो है ये कंपैरिजन इंपॉर्टेंट है, यहां पर टोटल इंपॉर्टेंट है। जहां पर नंबर ऑफ स्पीसीज की बात करते हैं तो वो कौन सी, अल्फा डाइवर्सिटी। जहां पर कंपैरिजन बिटवीन टू कम्युनिटीज की बात करते हैं, दो समुदाय में जो है अंतर की बात किया जाता है, कंपैरिजन का मतलब है अंतर। जहां पर अंतर की बात आ जाए तो वहां पर बीटा डाइवर्सिटी, जहां पर कुल की बात आ जाए, सम की बात आ जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, गामा डाइवर्सिटी बोलेंगे। क्लियर है? तो ये पॉइंट्स जो है आपको यहां पर ध्यान रखने हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। किसकी है ये जो है आपका, किसकी, कम्युनिटी डाइवर्सिटी के अलग अलग आपके क्या है स्तर है, अल्फा, बीटा एंड गामा डाइवर्सिटी। ठीक है, अब जो चीज मैंने आपको बताई है उनको डेफिनेशन के फॉर्म में पढ़ लेते हैं एक बार, ताकि आपको जो है विशेष रूप से समझ आ जाए। जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है वो इस डेफिनेशन के फॉर्म में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको वो और ज्यादा समझ आएगा। चलिए तो देख लेते हैं भाई। यहां पर तो हमने सबसे पहले यहां पर किसकी बात करी है, अल्फा डाइवर्सिटी की बात करी है। ये किसके स्तर है भाई, ये अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी, गामा डाइवर्सिटी, ये पर्टिकुलर कम्युनिटी के यानी समुदाय जो है आपके क्या है, समुदाय डाइवर्सिटी के क्या है, ये अलग अलग स्तर है। इज द बायोडाइवर्सिटी विद इन द पर्टिकुलर एरिया। पर्टिकुलर एरिया की बात करी है हमने, किसकी बात, मैंने आपको क्या बोला था, कम्युनिटी। तो पर्टिकुलर कम्युनिटी और इकोसिस्टम की अगर हमने बात करी है तो यहां पर क्या किया जाता है, एक्सप्रेस्ड बाय द नंबर ऑफ स्पीसीज। नंबर ऑफ स्पीसीज के से हम इसको क्या करते हैं, काउंट करते हैं। यहां हम ऐसे कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर रीजन में कितने नंबर ऑफ स्पीसीज है, जितने नंबर ऑफ स्पीसीज होंगे उतना ज्यादा जो है इस पर्टिकुलर रीजन की क्या है, रिचनेस होगी, यानी हम कह सकते हैं इसकी जैव विविधता बहुत अधिक है। क्लियर है? तो इसको किससे, नंबर ऑफ स्पीसीज किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी में जब हम काउंट करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, अल्फा डाइवर्सिटी बोला जाता है। तो यहां पर देखो, दिस कैन बी मेजर्ड बाय काउंटिंग द नंबर्स, यानी इसको कैसे, इस के भीतर जीवों के विशिष्ट समूह की संख्या
संख्या की गणना करके मापा जाता है। तो यहां पर मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ स्पीसीज, काउंटिंग द नंबर ऑफ टैक्सा, डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद इन द इकोसिस्टम, और या पर्टिकुलर जो है रीजन में फैमिलीज, जेनेरिया, स्पीसीज, तो उसको क्या बोला जाता है। तो जहां पर काउंटिंग द नंबर आ गया, यानी यहां पर जो है नंबर की गणना आ गई, तो ये कौन सी, ये आपकी अल्फा डाइवर्सिटी हो गया। क्लियर है, पर्टिकुलर इकोसिस्टम में, पर्टिकुलर कम्युनिटी में। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, बीटा डाइवर्सिटी की। तो बीटा डाइवर्सिटी का मैंने क्या बोला आपको, कंपैरिजन वर्ड मैंने आपको बोला था, यहां पर अंतर आपको ध्यान रखना है। तो अंतर कैसे ध्यान रखेंगे भाई, देखिए, the beta diversity is a measure of biodiversity which works by the comparing the species diversity between the ecosystem। यानी दो इकोसिस्टम हैं, इन दो इकोसिस्टम में आप क्या कर रहे हैं, यहां पर स्पीसीज का अंतर देख रहे हो, और उसी अंतर को हम क्या बोल रहे हैं, और वही अंतर जो आपको दिखा, तो उस अंतर से आप पता कर सकते हैं कि कौन से रीजन की बायोडाइवर्सिटी या कौन से रीजन की जैव विविधता अधिक होगी। तो इस प्रकार से आप जो है यहां पर क्या है, ये कंपेयरिंग की बात करेंगे, यहां पर जो है तुलनात्मक जो है दृष्टि की बात करते हैं। तो तुलनात्मक दृष्टि में हम बात करेंगे किसकी, जो ये बीटा विविधता की हम बात करेंगे। इट इज द rate of change in species composition across habitats or among the communities. It gives a quantitative measure of diversity of the communities that experience the changing environment। इससे हमको क्या पता लगता है, जब हम दो कम्युनिटी का कंपैरिजन करेंगे तो हमको पता लगता है कि वो किस प्रकार से वहां पर एनवायरमेंट चेंज होता जा रहा है, ताकि वहां पर स्पीसीज क्या होती जा रही है, घटती जा रही है या बढ़ती जा रही है। तो यानी ये क्या है, क्वांटिटेटिव मेजर है। क्वांटिटेटिव मेजर का मतलब है कि हम जो है दो पर्टिकुलर कम्युनिटी की या इकोसिस्टम का हम क्या कर सकते हैं, तुलनात्मक दृष्टि से हम जो है उनका डिफरेंस पता कर सकते हैं कि कहां पर जो है एनवायरमेंट चेंज होने की वजह से स्पीसीज की जैव में विविधता की कमी आ रही है, और कहां पर जैव विविधता की क्या हो रही है, वो इंक्रीमेंट हो रहा है। क्लियर है, तो यहां पर आप मान सकते हैं कि आपको यहां पर कंपेयरिंग द स्पीसीज आपको ध्यान रखना है। तीसरा मैंने क्या बोला, तीसरा मैंने बोला कि गामा डाइवर्सिटी या गामा डाइवर्सिटी। तो गामा डाइवर्सिटी का मतलब मैंने क्या बोला कि अगर आप पर्टिकुलर रीजन में टोटल स्पीसीज की बात करते हैं, तो यानी जितने भी उस रीजन में जितने भी कम्युनिटीज हैं, उन कम्युनिटीज में अगर हम पर्टिकुलर अलग अलग स्पीसीज की टोटल स्पीसीज देख रहे हैं, तो टोटल स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, गामा डाइवर्सिटी रेफर्स टू द टोटल स्पीसीज रिचनेस ओवर अ लार्ज एरिया और ए रीजन। तो यहां पर देखेंगे कि टोटल स्पीसीज कितनी है, तो वही उसकी क्या बताती है, गामा डाइवर्सिटी बताती है। इट मेजर द ओवरऑल डाइवर्सिटी फॉर द डिफरेंट इकोसिस्टम। यहां पर मैंने क्या बोला, ओवरऑल यानी टोटल, सम की बात करी मैंने, कुल की बात करी है, तो ओवरऑल का मतलब क्या है, कुल। तो कुल डाइवर्सिटी जो है वो क्या बताती है, वहां पर गामा डाइवर्सिटी को बताता है। कैसे निकालेंगे भाई गामा डाइवर्सिटी, गामा डाइवर्सिटी का फॉर्मूला है, और यह फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। यहां पर यह गामा S1 + S2 - C, मान लीजिए कि एक ये रीजन है और इसमें दो कम्युनिटीज थी, इस रीजन में दो कम्युनिटीज थी, ये आपका जो है ये S1 कम्युनिटी है, ये S2 कम्युनिटी है। ठीक है, तो S1 कम्युनिटी और ये S2 कम्युनिटी है, या ऐसे भी हम इसको कह सकते हैं, अगर हम टोटल रीजन की बात करते हैं तो ये आपका एक S1 कम्युनिटी है और ये जो है इसकी S2 कम्युनिटी है। क्या बोला, ये S1 कम्युनिटी है, ये S2 कम्युनिटी है, और इनमें जो है ये क्या है, ये कॉमन है। कॉमन यहां पर क्या हो गया, C हो गया। कॉमन क्या हो गया, C हो गया। तो देखो टोटल इस रीजन में जो यहां पर हम गामा डाइवर्सिटी की बात करेंगे तो S1 + S2 - C। तो S1 क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज रिकॉर्डेड इन द फर्स्ट कम्युनिटी, इस कम्युनिटी में टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज। अब सेकंड वन में S2 में ये आपका टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज इन सेकंड कम्युनिटी, और यहां पर ऑलरेडी हम जो है यहां पर इस कॉमन को ले चुके हैं, तो माइनस क्या करेंगे, C, द नंबर ऑफ स्पीसीज कॉमन टू द बोथ कम्युनिटीज। इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, गामा डाइवर्सिटी निकाल सकते हैं। तो यानी ये क्या है, यहां पर टोटल स्पीसीज को बता रहा है। ये किसको, ये कुल प्रजातियों को, कुल प्रजातियों को वहां पर बता रहा है, टोटल स्पीसीज को बता रहा है, कुल प्रजातियां गामा S1 + S2 - C, और C क्या होगा, इन दोनों कम्युनिटी में जो है कॉमन स्पीसीज होंगी, उनको अगर हम
माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, कुल प्रजातियां उस पर्टिकुलर रीजन में आ जाएगी। तो आपको तीनों ध्यान रखना। पहले में हमने पर्टिकुलर रीजन में नंबर ऑफ स्पीसीज को काउंट किया, दूसरे में हमने दो कम्युनिटीज के बीच डिफरेंस को देखा था, अंतर को देखा था, और तीसरे में पर्टिकुलर रीजन में हमने अलग अलग कम्युनिटीज में टोटल सम ऑफ स्पीसीज को देखा। तो वो उसकी क्या बता रही है, वो उसकी गामा डाइवर्सिटी को बता रहा है। अब इसको यहां से एग्जांपल के तौर पर हम यहां पर समझ सकते हैं। अगर आपको ये भली भांति दिख रहा होगा ये डायग्राम, तो यहां पर देख लीजिए बीटा गामा और जो है आपका अल्फा बीटा और गामा डाइवर्सिटी क्या होगा, देख लीजिए यहां पर ये क्या है, एक पर्टिकुलर रीजन है। पर्टिकुलर रीजन में हमने नंबर ऑफ स्पीसीज काउंट की। तो नंबर ऑफ स्पीसीज जब हम काउंट कर रहे हैं तो एक रीजन में नंबर ऑफ स्पीसीज अगर काउंट कर रहे हैं तो वो अल्फा डाइवर्सिटी होगा। अब ये दो रीजन है, ये दो रीजन है, तो दोनों रीजन में हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, किसका, स्पीसीज का। तो ये क्या बताएगा, जब कंपैरिजन होगा तो बीटा डाइवर्सिटी, और ये पर्टिकुलर एक कंप्लीट रीजन है, और कंप्लीट रीजन में हम क्या कर रहे हैं, इन सभी का, ये एक रीजन है, ये दूसरा रीजन है, ये तीसरा, ये चौथा, तो चारों रीजन में हम क्या कर रहे हैं, यहां पर टोटल स्पीसीज निकाल रहे हैं। जब हम टोटल स्पीसीज निकालेंगे या कुल प्रजातियां निकालेंगे तो वो उसकी गामा स्पीसीज डाइवर्सिटी ऑफ द रीजन बताई जाएगी। क्लियर है? तो यहां से आप लोगों को ये तीनों डेफिनेशन क्लियर हो चुकी होंगी। क्लियर है भाई? चलिए तो नेक्स्ट ये देखो, यहां पर हमने कम्युनिटी डाइवर्सिटी की बात करी, और कम्युनिटी डाइवर्सिटी के तीन जो है हमने तीन स्तर को यहां पर समझा है। अब डाइवर्सिटी हमने समझ लिया। अब इंडिया को जो है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, इंडिया को 10 पहले 12 भागों में इसको बांटा था। देखो यहां पर बायो जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया, बायो जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, जहां पर जीव विविधता के आधार पर इंडिया को 10 बायो जियोग्राफिकल रीजन्स में बांटा गया। पहले ये जो है 12 थे, अब जो है इसको कितने, इसको जो है 10 भागों में इंडिया को बांटा गया है, इनकी स्पीसीज रिचनेस के आधार पर। स्पीसीज रिचनेस का मतलब क्या समझे आप? स्पीसीज रिचनेस का मतलब है कि वहां पर जीवों की विविधता के अनुसार जो है 10 भागों में इंडिया को बांटा गया है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बायोजियोग्राफिकल जोन्स ऑफ इंडिया, भारत के बायोजियोग्राफिकल जोन्स कितने हैं? तो जैव विविधता के आधार पर भारत को कितने भागों में बांटा गया है, यह प्रश्न है। तो जैव विविधता के आधार पर भारत को 10 भागों में बांटा गया है। अब उन 10 भागों के नाम आपको याद तो रखने नहीं है, अगर रखने हैं तो इस पीडीएफ को मैं प्रोवाइड करा दूंगा आपके टेलीग्राम चैनल पर, तो वहां से आप जो है क्या कर सकते हैं, वो टेलीग्राम से इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो 10 के 10 रीजन को आप पढ़ सकते हैं। तो ये मैंने एक यहां पर क्या है, मैप दिया है, और अलग अलग जो है यहां पर कलर्स हैं, अलग अलग कलर्स में हमने 10 बायोजियोग्राफिकल जोन्स को हमने यहां पर बांटा है। ठीक है, ट्रांस हिमालय हो गया, हिमालय हो गया, डेजर्ट हो गया, सेमी एरिड हो गया, वेस्टर्न घाट हो गया, डेक्कन प्लेट्यू हो गया, जो है गैंटिक प्लेन हो गया, कोस्ट हो गए, नॉर्थ ईस्ट हो गया, आइसलैंड हो गया। तो ये इस प्रकार से 10 बायोजियोग्राफिकल जोन्स में इंडिया को बांटा गया है। किसके? स्पीसीज रिचनेस के आधार पर, या हम जैव विविधता के आधार पर। ठीक है, तो प्रश्न यहां से बन सकता है आपका 10 इसका आंसर होगा। पहले अर्लियर ये 12 ज्योग्राफिकल जोन्स थे, अब इंडिया को 10 ज्योग्राफिकल जोन्स में बांटा गया है। अगर ये दिख रहा होगा आपको डायग्राम यहां पर, तो यहां पर 10 जोन्स हैं। कौन कौन से 10 जोन्स हैं ये देख लीजिए भाई। सबसे पहले जो है आपका कौन सा? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय का मतलब है अपर हिमालय की हम बात करेंगे। तो ट्रांस हिमालय में कौन कौन से आ गए? ट्रांस हिमालय में आ गया आपका कौन से? लद्दाख माउंटेन्स, तिब्बतन प्लेटू। तो लद्दाख माउंटेन और तिब्बतन प्लेटू किसमें आ जाएंगे? आपके ट्रांस हिमालय में। सेकंड आपका जो है हिमालय, हिमालय वाला रीजन का मतलब है जहां पर हम जो है हमारा पहाड़ी रीजन जो है वो है, तो नॉर्थ वेस्टर्न हो गया, सेंट्रल वेस्टर्न एंड ईस्टर्न हिमालय, यानी यहां पर उत्तराखंड, हिमाचल और जो है आपका जम्मू कश्मीर वाला इलाका आ गया किसमें? हिमालय रीजन में। तीसरा है आपका डेजर्ट। डेजर्ट का मतलब है आपका मरुस्थलीय। तो मरुस्थलीय में आपके क्या है? थार और क्या हो जाएंगे? कच्छ आ जाएगा। तो थार और कच्छ वाला रीजन जो है किसमें आ जाएगा? ये आपका डेजर्ट में आ जाएगा, जिसमें कि आपका क्या है? गुजरात है, थोड़ा सा पार्ट एमपी का भी है, और थोड़ा सा आपका क्या है? ये राजस्थान वाला पार्ट है, वो किसमें आ जाएगा? डेजर्ट में आ जाएगा। सेमी एरिड में आपका क्या है? सेमी एरिड का मतलब हो गया कि आपका अर्ध शुष्क क्षेत्र। तो सेमी एरिड का मतलब क्या होता है? इसको बोला जाता है अर्ध शुष्क।
तो अर्ध शुष्क क्षेत्र में कौन से आ जाते हैं आपके पंजाब प्लेन्स जो है वो किस में आ जाएगा आपका अर्ध शुष्क क्षेत्र में आ जाएगा। एरिड का मतलब क्या है, एरिड का मतलब है शुष्क क्षेत्र, तो गुजरात राजपुताना ये किस में आ गया आपका, ये आपका आ जाएगा एरिड क्षेत्र में। इसी प्रकार डेक्कन प्लेट्यू यानी जब हम जो है डेक्कन पेनिसुला की बात करते हैं तो डेक्कन पेनिसुला में यानी सेंट्रल इंडिया की अगर हम बात करते हैं, सेंट्रल हाईलैंड हो गया, छोटा नागपुर का पठार हो गया, ईस्टर्न हाईलैंड्स हो गया, ये जो है आपका सेंट्रल प्लेट्यू हो गया, डेक्कन साउथ, ये सारे किस में आ जाएंगे, ये आपके क्या है डेक्कन पेनिसुला में। गैंगटिक प्लेन का मतलब है कि गंगा का जो क्षेत्र है, गंगा का जो मैदानी इलाका है वो आपके किस में आ जाएंगे गैंगटिक प्लेन। अपर एंड लोअर गैंगटिक प्लेन, अपर गैंगटिक प्लेन में ये आपका जो है ये कौन सा, ये यूपी वाला पार्ट आ गया, और लोअर गैंगटिक प्लेन की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका किधर की तरफ आ जाएगा, ये जब आप बे ऑफ बंगाल की तरफ जो है गंगा जाती है तो वो वाला प्लेन जो है आपका क्या है लोअर गैंगटिक प्लेन के तहत आ जाएगा। कोस्ट की बात करते हैं यानी ये कौन से, ये कोस्टल रीजन्स हैं, यानी समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र की बात करते हैं, वेस्ट कोस्ट हो गया और ईस्ट कोस्ट हो गया। नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में कौन सा, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया का नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात करते हैं, ब्रह्मपुत्र वैली हो गया और नॉर्थ ईस्ट हिल्स होगी, यानी ये गारो खासी जितने भी हिल्स हैं वो किस में आ जाएंगे आपके नॉर्थ ईस्ट में आ जाएंगे। और नेक्स्ट आपका कौन से, आइसलैंड वाले, तो आइसलैंड में कौन से, अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइसलैंड, और ये लक्षद्वीप किस में आ जाएंगे। तो यहां पर इस प्रकार से 10 बायोजियोग्राफिकल जोन्स में यानी पारिस्थितिकी जैव विविधता के अनुसार जो है भारत को 10 भागों में बांटा गया है। तो इन 10 भागों के नाम तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस 10 फिगर जो है इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि भारत को जैव विविधता के अनुसार कितने भागों में, कितने ग्रुप में, कितने समूह में बांटा गया है, तो कितने 10 समूह में इसको बांटा गया है। तो ये 10 के 10 ये समूह होते हैं। क्लियर है, तो ये पॉइंट्स भी है आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं कि ऑलरेडी हम इसको बात कर चुके हैं कि पहले कितने 12 बायोजियोग्राफिकल जोन्स थे, और जैव बायोजियोग्राफिकल जोन का मतलब है जैव भौगोलिक क्षेत्र, तो जैव भौगोलिक क्षेत्र 12 थे, अब जो है कितने रिसेंटली आपके कितने हैं 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं। तो कितने रह गए भाई आप 10। तो ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि अभी 10 भौगोलिक क्षेत्र जैव भौगोलिक क्षेत्र में इंडिया को बांटा गया, पहले कितने क्षेत्र थे, तो पहले कितने थे 12 जो है बायोजियोग्राफिकल जोन्स में इंडिया को बांटा गया था। क्लियर है, 10 के 10 के बारे में हमने यहां पर डिस्कस कर लिया है। देखो जैव विविधता कितना इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि यहां पर हम स्पीसीज रिचनेस की बात करते हैं। अब इनकी वैल्यू को समझते हैं, क्योंकि वैल्यू ही आपको क्या देगी, एक आइडिया देगी कि कैसे हमको अपने जैव विविधता को संरक्षित करना चाहिए और स्पीसीज रिचनेस को कैसे हमको बढ़ाना चाहिए, ताकि हमारी सारी वैल्यूज जो है वो हमको इनसे मिल सके। देखिए तो इनकी क्या है, वैल्यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी अगर इनका हम उपयोग की बात कर सकते हैं कि जैव विविधता का उपयोग क्या हो सकता है, तो सबसे पहले देखेंगे कि यहां पर कंजम्पटिव वैल्यू का मतलब है कि डायरेक्ट यूज। तो डायरेक्ट यूज क्या है कि हमको जो है किससे, इनकी विविधता से हमको क्या मिल सकते हैं, हमको फूड मिल सकते हैं। यहां पर देख लीजिए कि एडिबल प्लांट्स हैं, 80,000 जो है ऐसे एडिबल प्लांट स्पीसीज है जिनको हम डायरेक्टली खा सकते हैं, यानी जिनसे हम भोजन प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले कंजम्पटिव यूज, हम अपनी जो है एनर्जी की पूर्ति करने के लिए हम जो है वो प्लांट्स को खा सकते हैं। लगभग 80,000 प्रजातियां हैं। अगर वो 80,000 प्रजातियां गायब हो गई तो बताओ क्या आपके पास भोजन के रूप में ये प्लांट्स रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। तो आपको अपनी आवश्यकता और उसी को आवश्यकता के अनुसार ही अगर आप उनका कंजप्शन कर रहे हैं तो वो क्या है, सतत अगर हम बात कर सकते हैं तो उसको क्या बोला जा सकता है, सतत विकास बोला जा सकता है, या सतत ह्रास उसको बोला जा सकता है कि आप अपनी आपूर्ति के लिए आगे आने वाली जो है भविष्य हमारी पीढ़ी है उनको अगर ध्यान में रखते हुए जो है हम जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी हमारे पास जो है जैव विविधता का ह्रास हम करेंगे, तो यानी उसको क्या बोला जाएगा, वो जो है सतत विकास का ह्रास बोला जाएगा। क्लियर है, तो इस प्रकार से हमको करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले क्या है इनकी कंजप्टिव यूज, हम हमारी जो भोजन की आवश्यकता है जिससे हमको ऊर्जा और जो है वो क्या प्राप्त होते हैं, हमको जो है इनसे न्यूट्रिएंट प्राप्त हो सकते हैं। तो वो कितने हैं, लगभग 80,000 जो है वो क्या है, 80,000 जो है एडिबल स्पीसीज हैं। दूसरा है ड्रग एंड मेडिसिनल वैल्यू। ड्रग एंड मेडिसिन, आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्लांट्स हैं,
बहुत सारी वनस्पतियां हैं जिन वनस्पतियों को हम किसके लिए, हम ड्रग्स के लिए, मेडिसिन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो इनकी कौन सी है, ड्रग्स एंड मेडिसिनल वैल्यू भी है कि इनसे हम जो है विभिन्न रोगों के उपचार के लिए हम क्या बनाते हैं, दवाइयां इनसे बनाते हैं, जिसमें कि सबसे प्रमुख जो है आपने अगर सुना होगा तो बिल्कुल पेनिसिलिन है, किसके लिए, एंटीबायोटिक का काम आता है। किससे बनता है भाई, ये आपका फंजाई से बनता है। तो यानी ये क्या है, ये एक प्रकार का जीव है, तो जीव से क्या बनता है, पेनिसिलिन। तो इसकी पेनिसिलिन अगर इन्हीं का ह्रास हो जाए, फंजाई का ह्रास हो जाए तो क्या हो जाएगा, क्या हम जो है एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। तो क्या है, इनकी जो है वो ड्रग्स एंड मेडिसिनल वैल्यूज है। इसी तरीके से टेट्रासाइलिन, तो टेट्रासाइलिन जहां पर एलाइन आ जाएगा, लिन आ जाएगा, तो वो सारी जो है आपके क्या है, वो सारी जो है एंटीबायोटिक्स। तो ये बैक्टीरिया इंफेक्शन के लिए टेट्रासाइलिन को हम साइक्लिन को हम यूज कर सकते हैं। तो ये भी आपका क्या है, इनको एज एन जो है एंटीबायोटिक इसको यूज किया जा सकता है। और मलेरिया से बनने वाली दवाइयां हैं, तो मलेरिया के लिए बनने वाली दवाइयां हैं, वो भी कहां से, वो भी आपके जो है प्लांट से बनती है। और ड्रग्स जो है अगर ये कौन से, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है सिनकोना ट्री। तो सिनकोना पेड़ से क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, सिनकोना पेड़, तो सिनकोना पेड़ से क्या बनता है, तो सिनकोना पेड़ से जो है ये मलेरिया का ड्रग बनता है। तो ध्यान रखें, सिनकोना पेड़ किसके लिए यूज होता है, मलेरिया की दवाई बनाने के लिए यूज होता है। तो देखो यहां पर जितने भी प्लांट स्पीसीज हैं वो किसके लिए, ये आपके किसके लिए, ड्रग्स के लिए। एंटी कैंसर, तो यानी कैंसर के विरुद्ध जो है वो ड्रग्स यूज किए जाते हैं, जिसमें क्या विनब्लास्टिन एंड विनक्रिस्टाइन जो है ये एक प्रकार की क्या होती हैं, ये दवाइयां होती है। ये किससे, ये जो है फ्लावर से, फूल से बनती हैं। तो ये फूल से बनती हैं, क्या बनती हैं, ये एंटी कैंसर ड्रग। क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंटी कैंसर ड्रग जो है प्लांट स्पीसीज से कहां से बनाई जाती है, तो ये फूल से बनाई जाती है। क्लियर है, कौन से, कैनेथस प्लांट से इसको बनाया जाता है। तो कौन सा प्लांट है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आपको याद रखना है। ये वैसे प्लांट नहीं पूछा जाता, आपसे ये पूछा जाता है कौन से पार्ट से, तो ये फ्लावर, फूल से बनाया जाता है। कौन सी, एंटी कैंसर ड्रग। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तीसरा अगर हम इसका यूज देखें, किसका, बायोडाइवर्सिटी का, तो हम इसको क्या, किसके लिए, फ्यूल के लिए यूज कर सकते हैं। तो यहां पर फॉसिल फ्यूल आपने देखा होगा कि हम जो है क्या यूज करते हैं, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस। वो किससे प्राप्त होता है भाई, वो आपके नेचुरल रिसोर्सेज से आपको प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये फॉसिल फ्यूल की वैल्यू भी हमको ऐड कराते हैं। क्लियर है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। प्रोटेक्टिव वैल्यूज, कॉमर्शियली यूजेबल वैल्यूज, तो देखो भाई यहां पर हम क्या करते हैं, मस्क बेचते हैं। हाँ जी, अगर देखो अब इनके ऊपर जो है, ये इनके ऊपर चोरी करना, ये मस्क हो गया, कस्तूरी मृग जिसको बोलते हैं, सिल्क हो गया, आइवरी, यानी ये किसके दांत होते हैं, ये हाथी के दांत होते हैं। ये हाथी के दांत की जो है इनकी प्रोडक्टिव वैल्यूज हैं। इनको अगर मार्केट में बेचा जाए तो मार्केट में इसका पैसा बहुत आ जाता है। तो कैसे, इनकी कॉमर्शियल वैल्यू है। अब इसीलिए देखो इनके स्पीसीज को बढ़ाने के लिए ऐसे लॉज लाए गए, ऐसे कानून लाए गए कि ताकि इनके जो भी ये हम क्या करते हैं, इनके वाणिज्यिक व्यापार पर जो है प्रतिबंध लगाया है। अगर इनके वाणिज्यिक व्यापार पर प्रतिबंध न लगाया जाए तो क्या होगा भाई, तो जो है इनकी स्पीसीज में कमी आ जाएगी, क्योंकि हाथी के दांत बहुत महंगे बिकते हैं। कस्तूरी मृग की जो खाल है वो बहुत महंगी बिकती है। जो और जितने जीव जंतु हैं उनकी खालें बहुत महंगी बिकती हैं, तो उनसे पैसा बहुत ज्यादा आता है। तो इस वजह से क्या किया है, इनकी जो है इनके व्यापार को रोक दिया गया है, प्रतिबंधित कर दिया गया है। अगर जो है पकड़े जाते हैं तो उनको जो है सर्टेन लॉ, सर्टेन कानून के अनुसार उनको जेल में जो है भेजा जाएगा और उसके ऊपर उनकी बेल भी ग्रांट नहीं होगी। आपने जो है जरूर एक केस सुना होगा, कितने सालों तक वो चलता रहा, कौन से, सलमान वर्सेस जो है आपका राजस्थान वाला केस आपने सुना होगा, क्योंकि उसमें जो है उन्होंने क्या है, काले हिरण को मारा है और वो जो हिरण है वो क्या है, प्रतिबंधित है, यानी उनका शिकार करना क्या है, प्रतिबंधित है। तो इस प्रकार से जो है कुछ लॉज बनाए गए उनके संरक्षण के लिए।
क्लियर है, ताकि उनकी प्रजातियां खत्म ना हो। जिस प्रकार से जो है डे बाय डे बहुत सारी जो है प्रजातियां एक्सटिंक्ट होती जा रही है, खतरे में है, या आपकी जो है वो विलुप्त होती जा रही हैं, तो कैसे उनको बचाया जाए, तो सर्टेन लॉज लाए गए। उन लॉज के बारे में हम कल के चैप्टर में जो है डिस्कस करेंगे। सोशल वैल्यूज, और इनके देखो भाई इन प्लांट्स की क्या है सोशल वैल्यूज, होली एंड सेक्रेटरीज, यानी जो हमारे जो अगर हम बात करते हैं कि हमारे जो पूजा में इस्तेमाल होने वाली जो है के प्लांट्स हैं, तो आप जरूर तुलसी की पूजा करते होंगे, पीपल की पूजा करते होंगे, तो इनकी क्या है, इनकी सोशल वैल्यूज हैं। तो इतने सब वैल्यूज हैं, तो इसलिए इनका संरक्षण जरूरी है। अगर इनका संरक्षण खत्म हो गया, इनकी प्रजातियां खत्म हो गई, तो ये सारी जो हमारे पास बेनिफिट्स हैं, ह्यूमन बींग्स को के लिए बेनिफिट्स हैं, तो वो भी क्या हो जाएंगे, इनके खत्म हो जाएंगे। इसलिए इनको संरक्षित रखना बहुत जरूरी होता है। क्लियर है भाई, तो ये पॉइंट्स जो है आपको ध्यान रखना होगा। एस्थेटिक वैल्यू भाई, एस्थेटिक वैल्यू का मतलब है कि अगर हमारे पास पर्टिकुलर जो कश्मीर आप क्यों घूमने जाते हो, या उत्तराखंड लोग क्यों घूमने आते हैं, क्योंकि इसकी एस्थेटिक वैल्यू है, क्योंकि जो है इसकी सुंदरता जो है उन स्पीसीज के कारण क्या है, बढ़ जाती है। इस वजह से लोग जो है यहां पर टूरिज्म आते हैं, और टूरिज्म की वजह से जो है हमको क्या मिलता है, हमको रेवेन्यू जनरेशन यहां पर से मिलता है, जिससे कि लोकल पीपुल जो है वो अच्छी तरीके से भली तरीके से क्या होते हैं, ग्रो करते हैं। तो अगर इन स्पीसीज को हम जो है उत्तराखंड में खत्म कर दें, या कश्मीर वाले रीजन में खत्म कर दें, तो क्या होगा, लोग वहां पर टूरिज्म के लिए जा पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं जा पाएंगे। तो इनका क्या है, एस्थेटिक वैल्यूज होती है, इको टूरिज्म, टू एंजॉय द एस्थेटिक वैल्यू ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। इसलिए जो है इनको संरक्षित करना भी जरूरी है। इकोसिस्टम सर्विस वैल्यू, तो यहां पर इकोसिस्टम सर्विस वैल्यू का मतलब क्या है कि इकोसिस्टम को बचाने के लिए, सॉइल इरोजन को बचाने के लिए, जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए इकोसिस्टम का होना जरूरी है। ठीक है, डिफरेंट साइकिल्स का जो है वो कंप्लीट होना, नाइट्रोजन साइकिल हो, कार्बन साइकिल हो, उनका कंप्लीट होने के लिए क्या है, ये स्पीसीज, ये विविधता, जैव प्रजातियों की विविधता जरूरी है। अगर नहीं होगी तो यहां पर इकोसिस्टम सर्विस वैल्यू क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और कहीं ना कहीं जो है वो आजकल आपने देख रहे होंगे कि अगर हमने इकोसिस्टम को छेड़ा तो वो जो है आपका चमोली जैसा जो है हाल हो जाएगा, जहां पर क्या हो रहा है भाई, जोशीमठ जैसा हाल हो जाएगा, जहां पर जो है लैंड स्लाइडिंग की प्रॉब्लम आ रही है। क्यों, क्योंकि वहां के इकोसिस्टम को हमने क्या किया, छेड़ा है, वहां की जैव विविधता को हमने छेड़ा है, और जो है वहां पर डेवलपमेंट के नाम पर जो है बड़े बड़े होटल्स बन गए हैं, और उन होटल्स की वजह से, या उस टूरिज्म या व्यापार, जितनी उसकी अकोमोडेशन पावर है, उससे ज्यादा जो है वहां पर क्या है, वहां पर जो है टूरिज्म हो रहा है, जिसके कारण जो है वहां पर जो डाइवर्सिटी है उसमें अफेक्ट हुआ, और डाइवर्सिटी अफेक्ट होने के कारण इकोसिस्टम में अफेक्ट हुआ, और इकोसिस्टम वैल्यू जो है वो खतरे में आ गया। लैंडस्लाइड हो रही है, जगह जगह पर पानी निकल रहा है, स्राव हो रहा है, तो ये क्या है, इकोसिस्टम वैल्यू को क्या करना है, अफेक्ट करना है। तो ये आप जो है रिलेटेड टॉपिक से भी आप इसको समझ सकते हैं, क्योंकि बर्निंग टॉपिक था आपका जोशीमठ वाला, जो कि आपका एनवायरमेंट से जो है बहुत ज्यादा रिलेट करता है। क्लियर है, तो इस वजह से हमको बायोडाइवर्सिटी को क्या करना है, बायोडाइवर्सिटी की वैल्यूज को बढ़ा के रखना है। अब इनकी बायोडाइवर्सिटी की वैल्यूज को कैसे बनाए रखे, मुद्दा यह आ जाता है कि बायोडाइवर्सिटी की वैल्यूज को कैसे बनाए रखने, तो उनके लिए हमको गवर्नमेंट लेवल पर, एनजीओ लेवल पर बहुत सारे इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे। इनिशिएटिव का मतलब है उनको संरक्षित करने के लिए ऐसे लॉज बनाने पड़ेंगे, ऐसे एरियाज बनाने पड़ेंगे, जिन एरियाज में जो है वो हम क्या नहीं कर सकते, कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते, क्योंकि जैव विविधता का ह्रास जो है, जैव विविधता में जो कमी हो रही है, वो किन कारणों से कमी होगी, डे बाय डे जो हमारा क्या है, जो हमारा औद्योगिकीकरण है, यानी औद्योगिकीकरण की तरफ, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं, या हम शहरी विकास की तरफ जा रहे हैं, शहरीकरण की तरफ हम जा रहे हैं, तो उनकी वजह से जो है हैबिटाइटल लॉस होता है, यानी प्रजातियों के घरों में नुकसान होता है, जिसके कारण जो है वो लॉस हो रहा है। अब पर्टिकुलर जो है जैव विविधता को बनाए रखने के लिए हमको इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे, और वही इनिशिएटिव आपका क्या है, ये बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स हैं। तो बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स कौन से, वो रीजन होंगे जहां पर जो है, हॉटस्पॉट का मतलब क्या है, हॉटस्पॉट का मतलब है वो रीजन है जहां पर जो है प्रजातियां किसमें है,
खतरे में है। अब प्रजातियां जब खतरे में है तो उनको क्या करना है, उन पर्टिकुलर एरिया को हमको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। अब जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज को या तो हम कंप्लीटली क्या कर सकते हैं, वहां पर बंद कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, या तो कुछ एक एक्टिविटीज को वहां पर किया जा सकता है। तो मानव गतिविधियों को उस पर्टिकुलर रीजन में रोकना, वही हॉटस्पॉट का क्या होता है, वही हॉटस्पॉट का मुख्य बिंदु होता है कि जिससे हम जो है पर्टिकुलर हॉटस्पॉट को सेलेक्ट करते हैं और उस हॉटस्पॉट में पर्टिकुलर स्पीसीज को जो है हम उनकी रिचनेस को बढ़ाने के जो है प्रयास करते हैं। तो बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट का मतलब है वो एरियाज जो जहां पर स्पीसीज जो है, प्रजातियां किसमें है, खतरे में है, उनको बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट कहा जाता है। सबसे पहले किसने दिया था भैया, हाँ जी, इसका जो है बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था 1988 में किसने, नॉर्मन मेयर ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था। किसने दिया था इसका, नॉर्मन मेयर ने। तो नॉर्मन मेयर, क्वेश्चन सबसे पहले पूछा जाता है कि बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट का कॉन्सेप्ट जो है सबसे पहले किसने दिया था, नॉर्मन मेयर ने 1988 में जो है लगभग इन्होंने 25 वर्ल्ड में हॉटस्पॉट यहां पर देखे थे, ठीक है। और इन्हीं के रिसर्च या इन्हीं के जो है वो स्पेसिफिकेशन के बेसिस पर, इन्हीं के जो है रिकमेंडेशन के बेसिस पर जो है पर्टिकुलर रीजन में हॉटस्पॉट को बनाना है, तो वो इन्हीं के रिकमेंडेशन के बेसिस पर हॉटस्पॉट जो है वो बनाए जाते हैं। तो पढ़ लेते हैं भाई, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट इज ए बायो जियोग्राफिकल रीजन, यानी ये क्या है आपका, ये आपका बायो जैव भौगोलिक क्षेत्र है। तो जिसकी जैव भौगोलिक क्षेत्र का मतलब है पर्टिकुलर रीजन की हम बात करते हैं, ठीक है। विद ए सिग्निफिकेंट रिजर्वायर ऑफ बायोडायवर्सिटी दैट इज अंडर थ्रेट, थ्रेट का मतलब है खतरे में है, फ्रॉम द ह्यूमंस। देखो कोई भी बायोडायवर्सिटी किससे, हमसे उनको खतरा है, ठीक है, अपने आप से खतरा नहीं है, ये उनकी कम्युनिटी से खतरा नहीं है, किससे खतरा है, हमसे खतरा है। तो देख लीजिए सीधे सीधे लिखा है हमसे खतरा है। तो हमसे बचाने के लिए जो है पर्टिकुलर रीजन को हमको सेलेक्ट करना होगा जहां पर ह्यूमन का इंटरवेंशन या ह्यूमन का जो है वहां पर छेड़छाड़ जो है उसको बाधित किया जाए। तो ऐसे क्षेत्रों को क्या बोला जाता है, ऐसे क्षेत्र को बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट बोला जाता है। जैव भौगोलिक क्षेत्र जो है हॉटस्पॉट उसको बोला जाता है। क्लियर है? A hotspot is an area which faces serious threat from the human activities and supports a unique biodiversity, endemic, threatened, rare species। ये क्या है, ये आपके अलग अलग जो है आपके, जब हम आगे बात करेंगे रेड डाटा बुक, तो रेड डाटा बुक में इनकी अलग अलग जो है वो क्या दी गई है, अलग अलग इनकी डेफिनेशन दी गई है कि एंडेमिक स्पीसीज कौन सी होगी, थ्रेटेंड स्पीसीज कौन सी होगी, रेयर स्पीसीज कौन सी होगी। क्लियर है? तो ह्यूमन एक्टिविटी से जो क्षेत्र जो है क्या है, बाधित हैं, उन क्षेत्रों को संरक्षण प्रोवाइड कराना वो आपके क्या कहलाते हैं, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट कहलाते हैं। किसने दिया था इसका, हाँ जी, कॉन्सेप्ट किसने दिया था, नॉर्मन मेयर ने जो है इसका कॉन्सेप्ट दिया था। तो यहां पर देखो 1988 में जो है इसका कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने दिया था, नॉर्मन मेयर ने दिया था। तो याद रखें भाई किस बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, नॉर्मन मेयर। तो नॉर्मन मेयर जो है 1988 को आप ध्यान रखोगे, जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इंडिया देखो, अगर यहां से क्वेश्चन आपका टोटल क्या है 24 हॉट, इन्होंने सबसे पहले कितने वर्ल्ड में 25 हॉटस्पॉट देखे थे। अभी हम रिसेंटली अगर हम बात करते हैं तो रिसेंटली जो है 11 और हॉटस्पॉट को जो है इनमें जोड़ा गया। तो टोटल वर्ल्ड में कितने हॉटस्पॉट हैं, टोटल जो है 36 हॉटस्पॉट है। क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि रिसेंटली वर्ल्ड में कितने नंबर ऑफ हॉटस्पॉट हैं। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं तो पूरे वर्ल्ड में कितने नंबर ऑफ हॉटस्पॉट है, वो 36 हॉटस्पॉट है, जिसमें कि पहले 25 हॉटस्पॉट जो है वो नॉर्मन मेयर ने पूरे वर्ल्ड में देखे थे, 11 और जो है उसमें ऐड किए गए। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इन 36 में से इंडिया में कितने हॉटस्पॉट है। तो 36 में से इंडिया में कितने, 4 जो है वो इंडिया में हॉटस्पॉट मौजूद है। कौन कौन से हॉटस्पॉट है भाई, हिमालय जो है, यहां पर क्या है, हिमालय है, हिमालय को भी किसमें, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट में रखा गया है। वेस्टर्न घाट है, इंडिया का वेस्टर्न घाट, और जो है इंडो ब्रह्मा रीजन है, और चौथा है आपका सुंडालैंड।
तो सुंडालैंड हो गया, इंडो बर्मा रीजन, हिमालय एंड वेस्टर्न घाट, ये 4 जो है इंडिया के क्या है, ये बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है। तो इंडिया में कितने हॉटस्पॉट हैं? हाँ जी, इंडिया में कितने हॉटस्पॉट हैं? 4 हॉटस्पॉट हैं। तो 4 हॉटस्पॉट के नाम भी आपको पता होने चाहिए। हिमालय हो गया, वेस्टर्न घाट हो गया, इंडो बर्मन रीजन हो गया और सुंडालैंड। 4 इंडिया में, आउट ऑफ 36 वर्ल्ड में, वर्ल्ड के 36 हॉटस्पॉट में से 4 हॉटस्पॉट जो है वो कहां पर मौजूद है? इंडिया में मौजूद है। अब ये जो है कि नॉर्मन मेयर की क्या स्पेसिफिकेशन थी कि किसी पर्टिकुलर रीजन को हम जो है वो बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट में हम कन्वर्ट करें, तो यहां पर 2 कंडीशन इन्होंने बोला है। मेयर्स 2000 एडिशन ऑफ द हॉटस्पॉट मैप, रीजन मस्ट मीट द स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया। तो इनके 2 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या थे भाई? 2 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया समझ लीजिए कि पर्टिकुलर रीजन को हॉटस्पॉट बनाना है तो उसके लिए क्या 2 क्राइटेरिया होने चाहिए। इन्होंने कहा कि वहां पर जो है लगभग प्लांट की कितनी 0.5% जो है वो प्लांट की स्पीसीज जो है वो होनी चाहिए, या आपकी 1500 स्पीसीज जो है वो प्लांट की होनी चाहिए उस पर्टिकुलर रीजन में। मान लीजिए कि ये कोई रीजन है, सुंडालैंड मान लेते हैं कि सुंडालैंड है, या हम बोल सकते हैं हिमालय है। हिमालय को कैसे जो है वो हॉटस्पॉट में रखा गया है? तो हिमालय में एटलीस्ट जो है वो वर्ल्ड के 0.5% और कितने 1500 स्पीसीज क्या होनी चाहिए? 1500 स्पीसीज जो है ये आपकी किसकी? ये पादप स्पीसीज होनी चाहिए। क्लियर है? दूसरा क्या है कि यहां पर इस रीजन में ऐसे जो है 70% जो है 70% ऑफ दी जो है प्राइमरी वेजिटेशन क्या है वो लॉस हो रहे हैं, यानी 70% जो वेजिटेशन है यानी वनस्पति का क्या हो रहा है वो ह्रास हो रहा है। तो यानी 70% जो है ये वनस्पति विलुप्त हो रही है, वनस्पति विलुप्त। तो कितनी परसेंट? 70% जो है वहां पर वनस्पति विलुप्त हो चुकी है। तो ऐसे रीजन को क्या बोला जाएगा? ऐसे रीजन को बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट बोला जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट जो है आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखने हैं। क्लियर है भाई? वीडियो को आप लोग जो है शेयर नहीं करते हैं, शेयर जरूर करना है। जिन्होंने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी करें, ठीक है? क्योंकि आपने कहा है कि सर आप जो है क्लासेस नहीं ला रहे हो, थ्योरी क्लासेस। जब थ्योरी क्लासेस में लेकर आता हूं तो आप लोग जो है गायब हो जाते हैं, जब मैं एमसीक्यू की क्लासेस लेकर आता हूं तब आप आ जाते हो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा पता है मुझे कि थ्योरी थोड़ी बोरिंग हो जाती है पढ़नी, बट थ्योरी से ही होगा भाई, ठीक है? थ्योरी नहीं पढ़ी इसका मतलब है आप जो है एमसीक्यू करोगे, एमसीक्यू रटने की कोशिश करोगे, और रटने की कोशिश करते हुए अगर आप एक चीज को रटोगे तो 10 चीज आपकी गलत हो जाएंगी। तो इसलिए थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है। तो इसलिए आप लोग जो है, जो भी स्टूडेंट थोड़ा सा सिंसियर हैं, वो थ्योरी को जरूर पढ़ें, क्योंकि एनवायरमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपका बन जाता है पूरे एग्जाम के लिए। और ये सेकंड चैप्टर जो है बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि इसमें बड़ा लंबा चैप्टर है। अब अगले दिन जो है इसको मैं कंप्लीट कर पाऊंगा, आज ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा। क्लियर है? चलिए, तो ये हमने समझा कि किस प्रकार से बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, जैव भौगोलिक क्षेत्र हॉटस्पॉट की हम जो है किस प्रकार से नॉर्मन मेयर ने बोला है कि किस प्रकार से जो है उनका क्राइटेरिया होना चाहिए, जिसमें 2 क्राइटेरिया उन्होंने बोला। 0.5% तो उसमें या तो उसमें 0.5% टोटल संसार की जो है वो पादप प्रजातियां होनी चाहिए, या 1500 प्रजातियां उस रीजन में पादप की होनी चाहिए। दूसरा क्या बोला कि जो है वनस्पति का जो विलुप्त होने की जो प्रक्रिया है वो लगभग अगर 70% जो है वो वनस्पतियां विलुप्त हो चुकी है तो उस पर्टिकुलर रीजन को किसमें? बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट में रखा जाएगा, जिसको संरक्षण की जरूरत है। अब क्या हो गया? अगर ऐसा कुछ है तो यानी उस पर्टिकुलर रीजन को संरक्षण की जरूरत है। किससे? हम ह्यूमन बीइंग से, क्योंकि हम जो है सेल्फिश हैं, सेल्फिश होते हैं, पूरे ह्यूमन जो है वो सेल्फिश होते हैं, अपनी नीड के लिए कुछ भी कर जाते हैं। तो वही उन्हीं ह्यूमन से बचाने के लिए, हमसे बचाने के लिए क्या किया है? वो बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट बनाए गए ताकि वर्ल्ड को उन स्पीसीज से बचाया जाए कि अगर उनसे बचाया नहीं जाएगा तो जो है अनबैलेंस होगा, और धरती अगर अनबैलेंस हो गई तो हम जो है हमारा जो
ह्यूमंस का जो है वो संख्या वो भी क्या होने लग जाएगी, घटने लग जाएगी, क्योंकि हम जो है किस पर, नेचर पर डिपेंड है, और नेचर को ही अगर हम खत्म कर दें तो क्या हो जाएगा, हम भी जो है विलुप्त होने के कगार पर आ जाएंगे। तो अगर अपने आप को सेफ रखना है तो नेचर को भी सेफ रखना होगा, बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता को भी मेंटेन कर रखना होगा, इसलिए जो है डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स उठाए गए हैं। अगर हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया एज अ मेगा डाइवर्सिटी रीजन, एक मेगा विविध क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया का पढ़ लीजिए भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो है इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में जो है कितने, इंडिया जो है अगर देखा जाए तो ये टॉप 20 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री में आती है, यानी जहां पर जैव विविधता अधिक है तो टॉप 12 में इंडिया का नाम आता है, किसमें, मेगा डाइवर्सिटी कंट्री में। तो ये टॉप 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री में आती है, ठीक है। यहां पर लगभग जो है 47,000 स्पीसीज जो है वो प्रजातियां किसकी है, ये पादप प्रजातियां हैं। कितने हजार, 47,000 जो है पादप प्रजातियां हैं, और 81,000 जो है यहां पर किसकी है, यहां पर जंतु प्रजाति है, ठीक है। तो इतनी जो है ये डाइवर्सिटी यहां पर पादप और जंतुओं की है, इसलिए इसको वन ऑफ द 12 टॉप बायोडाइवर्सिटी कंट्री में जो है भारत का नाम आता है। क्लियर है। यहां पर बहुत सारे एंडेमिक प्लांट्स और एनिमल्स हैं। एंडेमिक का मतलब है विलुप्त होने वाले जंतु और जो है यहां पर पादप जातियां हैं, और यहां पर सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ द मेनी फ्लावरिंग एंड क्रॉप प्लांट्स, और ये जो है पूरे जो है फ्लावरिंग एंड क्रॉप प्लांट्स का क्या है, इंडिया को सेंटर बोला जाता है। और इंडिया की अगर बात करते हैं तो यहां पर मैराइन डाइवर्सिटी, समुद्रीय जो है यहां पर क्या है, जैव विविधता लगभग कितने, ये 7500 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन है। तो क्वेश्चन इंडिया का पूछा जा सकता है कि भारत की जो है वो कोस्ट लाइन लगभग कितने किलोमीटर है, तो कितने किलोमीटर है, 7500 किलोमीटर जो है इंडिया की कोस्ट लाइन, यानी जो समुद्र के किनारे जो लाइन बनाती है उसको क्या बोला जाता है, कोस्ट लाइन बोला जाता है। अब इंडिया की डाइवर्सिटी की बात करें तो ये हमने यहां पर स्पीसीज देख ली है प्लांट की, और वही हमने किसकी देखी है, यहां पर एनिमल्स की हमने यहां पर देखा है। यहां पर 2 इंपॉर्टेंट जो है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, जबकि हमने 4 की बात करें, बट 2 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो 2 जो है बाकी जो है बाकी पड़ोसी देशों से भी लगते हैं, क्योंकि ये इंटरकॉन्टिनेंटल हॉटस्पॉट को इंटरकॉन्टिनेंटल भी रखा जा सकता है। अगर हम इंडिया की पर्टिकुलर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के 2 इंपॉर्टेंट जो है हॉटस्पॉट है, एक है वेस्टर्न घाट और दूसरा है आपका ईस्टर्न हिमालय। तो वेस्टर्न घाट में जो है इसको क्या बोला जाता है, वेस्टर्न घाट को सह्याद्री माउंटेन भी बोला जाता है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, इसको सह्याद्री माउंटेन भी बोला जाता है। यहां पर जो है 325 ग्लोबली थ्रेटेंड स्पीसीज हैं, यानी थ्रेटेंड का मतलब है यानी यहां पर जो है जिनके जो डेंजर में स्पीसीज हैं वो लगभग कितने, 325 ग्लोबली थ्रेटेंड स्पीसीज हैं। पर्पल फ्रॉग, ब्लैक लेपर्ड, तो पर्पल फ्रॉग और जो है यहां पर ब्लैक लेपर्ड, ये दोनों भी जो है आपके किस में पाए जाते हैं, ये वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं। अगर हम ईस्टर्न हिमालय की बात करते हैं तो यहां पर नंबर ऑफ लार्ज बर्ड्स और मैमल्स पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग वल्चर्स, टाइगर्स, एलिफेंट, राइनोज एंड वाइल्ड वाटर बफेलोज, ठीक है। मैनी एंडेंजर्ड प्लांट्स जो है यहां पर कौन कौन से एंडेंजर्ड प्लांट्स हैं, यानी खतरे में, जो खतरे में प्रजातियां हैं, तो वो खतरे में प्रजातियां कौन सी हैं, ये आपका सैप्रिया हिमालयन पैरासाइटिक एंजियोस्पर्म है। तो पैरासाइटिक एंजियोस्पर्म का मतलब क्या है भाई, पैरासाइट का मतलब है कि जहां पर जो है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर वास करता है, खाना पहले एक बेनिफिट होता है, दूसरा उसको होस्ट बनाता है। तो ये क्या है आपका, ये एक पैरासाइटिक जो है एंजियोस्पर्म है, ठीक है। तो जिसको हमने क्या बोला, सैप्रिया हिमालयन बोला। ये भी एक क्या है आपकी इंडेंजर्ड स्पीसीज में आता है। ब्लैक फ्रॉग है, ब्लैक फ्रॉग, ठीक है, ये आपका ब्लैक फ्रॉग भी आपका किस में आ जाता है, ये इंडेंजर्ड स्पीसीज में। खतरे में जो प्रजातियां है, खतरे में का मतलब है कि जिनकी जो है प्रजातियां कम हो चुकी है या जो विलुप्त होने के कगार पे, उनको क्या बोला जाता है, उनको एंडेंजर्ड स्पीसीज बोला जाता है, जिसमें कि हिमालयन रीजन में ये भी अब जो है बहुत कम ब्लैक फ्रॉग पाए जाते हैं। क्लियर है। अब यहां पर जो है देखो, यहां पर सारी थ्योरीज जो है आपकी वो एक साथ कॉम्पैक्ट हो चुकी है। तो चलिए कोई बात नहीं, इसको हम जो है
अगले दिन देखेंगे कि किस प्रकार से इसको अगले दिन जो है हम कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और कल वाले जो है सेगमेंट में हम इसको कंप्लीट करेंगे, जिसमें कि अभी हमने एंडेंजर्ड, इसमें अलग अलग जो है स्पीशीज के बारे में हमने पढ़ना है कि आपके विलुप्त होने वाली प्रजातियां कौन सी है, संवेदनशील प्रजातियां कौन सी है, ठीक है। तो वो कौन कौन सी रीजन, उस पर्टिकुलर रीजन में वो आपके रेयर स्पीशीज है, एंडेंजर्ड स्पीशीज है, थ्रेटेंड स्पीशीज है या आपके रेयर स्पीशीज हैं, तो उनको हम जो है कल देखेंगे। और साथ में इंडिया के कौन कौन से जो है नेशनल पार्क है, सेंचुरीज हैं और जो है बायोस्फीयर रिजर्व हैं, उनके बारे में कल हम देखेंगे। और परसों जो है हम क्वेश्चंस जो है इसके ऊपर टैकल करेंगे। तो आई होप ये जो है जैव विविधता का अब तक वाला पार्ट और जो है आपका पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र का पार्ट जो है आप लोगों को समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो आप जो है वो हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर पहले इसमें दिया गया था आपका, उस नंबर पर आप जो है हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर कोई समस्या है तो आप लोग जो है पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, रिवीजन जरूर करते जाइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय उत्तराखंड, गुड नाइट, शुभ रात्रि।